हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू DT5 बायोलॉजी। मैं हूं अमनदीप कुमार। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माइटोसिस को डिटेल में करने वाले हैं। ये चैप्टर नीट एग्जाम के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन देता है, इसलिए हर कॉन्सेप्ट को हम विजुअल प्लस लॉजिक के थ्रू समझेंगे। सो स्टे ट्यून टिल द एंड, बिकॉज एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ा तो नीट में नंबर छूट जाएंगे। लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज ध्यान देना, ये है हमारा टेलीग्राम का चैनल जहाँ पे तुम लोग ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे तुम्हें इस क्लास का PDF मिल जाएगा। और ये है हमारा इंस्टाग्राम का ID जहाँ पे तुम लोग ज्वाइन हो सकते हो डेली के शॉर्ट्स के लिए, ट्रिक्स के लिए एंड हैक्स के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब क्या होता है, माइटोसिस होता क्यों है, ये हम लोग समझते हैं पहले। जैसे कि तुमने देखा होगा तुम्हारे स्किन पे कभी कट लग जाते हैं, तो कुछ दिन बाद वो स्किन वहां पर पहले के जैसा हो जाता है, ठीक है। या फिर देखा होगा तुमने जब न्यू जर्मिनेटिंग सीड लगाया, तो या फिर कोई भी प्लांट्स को कहीं से तोड़कर या कबाड़ के दूसरी जगह लगाया, तो उसका जो रूट है ना, रूट हो या फिर उसका जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है, वहां पर ग्रोथ फास्टली होता है। क्यों होता है भाई, वहां पे ऐसा होता क्या है? या फिर स्किन जो हमारा कट हो जाता है, वहां पर वापस से जो न्यू स्किन आता है वो भी पहले जैसा हो जाता है, वो क्यों होता है? तो ये सब का पीछे का रीजन कौन है? माइटोसिस। वहां पे क्या होता है? माइटोसिस। क्या होता है, जब तुम्हारा स्किन कट हुआ तो वहां पर का सेल तुम्हारा डैमेज हो गया, तो जो सेल डैमेज हुआ तो उसके अगल बगल वाले सेल वो बन जाते हैं पेरेंट सेल, ठीक है। अगल बगल वाले सेल बन जाते हैं पेरेंट सेल, जो वहां पर सेफ सेल होते हैं वो बन जाते हैं पेरेंट सेल। अब वो पेरेंट सेल बन करके वो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद क्या होगा? वहां पे सेल का नंबर बढ़ेगा, और जब सेल का नंबर बढ़ेगा तो जो तुम्हारा स्किन कट हुआ था वो पहले के जैसा फिर से हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, हम बात किए थे किसका? प्लांट का। तो प्लांट में क्या होता है कि रूट एपिकल मेरिस्टम बोले या फिर सूट एपिकल मेरिस्टम बोले, वहां पर ग्रोथ फास्ट होता है। क्यों भाई? तो वहां पर भी क्या होता है? माइटोसिस होता है। वहां पर लगातार एकदम फास्ट डिवीजन होते रहता है, इतना फास्ट डिवीजन होता है जिससे कि जो रूट एपिकल मेरिस्टम का जो रूट्स का जो टिप होता है, जैसे कि देखो ये तुम्हारा रूट है, ये ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड के नीचे का ये तुम्हारा प्लांट का रूट है। यहाँ पर जो ये रूट एपिकल मेरिस्टम, इसमें इतना फास्ट माइटोसिस होता है कुछ कहने का नहीं। और ये ग्रोथ भी काफी जल्दी करता है। क्यों करता है काफी जल्दी ग्रोथ? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस से क्या कर रहा है? यहाँ पे सेल जो है अपना नंबर को इंक्रीज कर रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं माइटोसिस को। थोड़ा समझ लिया माइटोसिस के बारे में, अब देखते हैं आगे। माइटोसिस इज द डिवीजन इन विच क्रोमोसोम रेप्लिकेट एंड बिकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली into two daughter nuclei, so that the daughter cell come to have the same number and a type of chromosome as are present in a parent cell। इसका मतलब समझो क्या होता है। माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन है जहां पर क्रोमोसोम क्या होता है? रेप्लिकेट करता है और बिकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों डॉटर सेल में। माइटोसिस एक ऐसा डिवीजन है जहां पर क्रोमोसोम रेप्लिकेट करते हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों डॉटर सेल में। या हम बात इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों डॉटर सेल में। अच्छा, कैसे? तो क्वांटिटेटिवली भी बात करेंगे तो भी क्वांटिटेटिवली भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और क्वालिटेटिवली भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। सो दैट द डॉटर सेल बिकम कम हैव टू द सेल नंबर एंड द टाइप ऑफ क्रोमोसोम एज प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। तो जो नंबर था क्रोमोसोम का, जैसे कि पेरेंट सेल में था, वैसे ही सेम रहेगा। कहां? तुम्हारा पेरेंट सेल में भी सेम रहेगा क्रोमोसोम का नंबर, ठीक है। देखो ये पहला लाइन ही यहाँ पे कह रहा है कि जो माइटोसिस डिवीजन होता है उसमें क्या है? क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है, जैसे कि पेरेंट्स में था वैसा ही डॉटर में रहेगा, ठीक है। ये लाइन को यहाँ पे हाईलाइट कर लो सबसे पहले। क्या है? टाइप ऑफ ए क्रोमोसोम एज आर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। जैसे कि पेरेंट सेल में जितना क्रोमोसोम का नंबर था उतना ही क्रोमोसोम का नंबर कहां रहेगा? डॉटर सेल में भी तुम्हारा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर इन द पेरेंट एंड द प्रोजेनी सेल इज द सेम। जैसे कि जो नंबर है क्रोमोसोम का वो पेरेंट्स में और प्रोजेनी में सेम है, उसी तरह से इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। इसलिए हम लोग इसे क्या करते हैं? इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं माइटोसिस को। क्यों भाई इक्वेशनल डिवीजन? क्योंकि जितना क्रोमोसोम का नंबर माइटोसिस में था, सॉरी माइटोसिस करें, जितना क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल में था उतना ही क्रोमोसोम का नंबर तुम्हारा डॉटर सेल में भी है। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक चीज कह सकते हैं कि जो हम लोग माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन को जो अलग अलग रखे हैं कि माइटोसिस अलग होता है, मियोसिस अलग होता है, यहाँ पर देखो तुम अगर देखोगे तुम लोग को मिलेगा बेसिस। किस बेसिस पे हम लोग डिवाइड किए हैं? माइटोसिस अलग होता है और मियोसिस अलग होता है। तो इसका बेसिस क्या है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट सेल एंड आउटर सेल।
अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में और डॉटर सेल में इक्वल रह गया तो ये हो गया माइटोसिस डिवीजन यानी इक्वेशनल डिवीजन। अगर वही नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में जितना था और डॉटर सेल में कम गया तो उसे हमने बोल दिया मियोसिस डिवीजन यानी कि रिडक्शनल डिवीजन, जो कि हम लोग अगले चैप्टर अगले मतलब लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बेसिस क्या हुआ, मतलब ये जो डिवीजन है, डिवीजन को 2000 में हमने बांटा, किस बेसिस पे बांटा डिवीजन को, तो बांटा नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट्स एंड प्रोजेनी सेल। ठीक है, कितना नंबर है क्रोमोसोम का पेरेंट्स में और प्रोजेनी में यानी कि डॉटर सेल में आफ्टर डिवीजन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिस। तो अगर क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट्स में और प्रोजेनी में अगर सेम है तो उसे क्या हमने बोल दिया, इक्वेशनल डिवीजन बोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते आगे। Mitosis occur in formation of a somatic body cell and it hence often named as somatic cell division। अब देखो जो माइटोसिस होता है वो कहाँ पे होता है हमारे बॉडी में, तो सोमैटिक बॉडी सेल में होता है, तो इसे हम लोग सोमैटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं। और जो मियोसिस होता है हमारे बॉडी में सिर्फ एक जगह ही होता है, कहाँ, तो गैमेट्स में होता है, तो उसे हम लोग गैमेटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस हुआ। तुम लोग इससे रिलेट करके माइटोसिस और मियोसिस को भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी में जहां पर भी अगर कट लग जाए, तुम्हारे बॉडी में अंदर इंटरनल ऑर्गन हो, कहीं पर भी अगर कट हो जाता है, यहाँ पर वहां पे सेल का ग्रोथ करवाना होता है, सेल डैमेज हो जाता है, तो सेल को फिर वापस लाना होता है, तो वहां पे हमेशा मियोसिस नहीं माइटोसिस होगा, हमेशा माइटोसिस ही होगा। लेकिन गैमेट का जब भी फॉर्मेशन करना हो तो वहां पे हमेशा मियोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे सेल में, हमारे बॉडी में जितने भी सोमैटिक बॉडी सेल है वहां पर क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है यानी कि माइटोसिस होता है। इसलिए हम लोग माइटोसिस को एक और नाम से जानते हैं, सोमैटिक सेल डिवीजन। ठीक है, चलो, तो माइटोसिस का दो नाम हो गया, क्या क्या, माइटोसिस को हमने इक्वेशनल डिवीजन बोला, क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट्स में और प्रोजेनी में सेम होता है। दूसरा हमने क्या बोला इसे, सोमैटिक सेल डिवीजन, क्यों, क्योंकि हमारे ये सोमैटिक बॉडी सेल्स में ही सिर्फ होता है, गैमेटिक वाले में नहीं होता है, गैमेटिक सेल्स में नहीं होता है माइटोसिस। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है कि माइटोसिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय स्टार्सबर्ग इन प्लांट सेल। देखो माइटोसिस को सबसे पहले किसने देखा था, तो स्टार्सबर्ग ने देखा था, स्टार्सबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने देखा था प्लांट सेल में। लेकिन वही बात कहते हैं एनिमल सेल्स में किसने देखा था, एनिमल सेल्स में माइटोसिस को पहले किसने सीन किया था, तो बोविर ने किया था, बोविर एंड फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है, अब जो माइटोसिस का जो नाम है, इसे टर्म्स जो माइटोसिस किसने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था। द टर्म माइटोसिस वाज कॉइन्ड बाय फ्लेमिंग। ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे, साइट ऑफ माइटोसिस इन प्लांट्स। माइटोसिस का क्या साइट होगा प्लांट्स में, तो देखो कहां कहां होता है, टिप ऑफ रूट के टिप पे, स्टेम के टिप पे, फिर उसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टम में होगा तुम्हारा माइटोसिस। ठीक है, लेकिन वही बात करते हैं साइट ऑफ माइटोसिस इन एनिमल्स। एनिमल्स में कहां पर माइटोसिस होता है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू बॉडी सेल। जब न्यू बॉडी सेल का फॉर्मेशन होता है तब क्या होता है वहां पे तुम्हारा माइटोसिस होता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, अब देखो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स लिखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है। अब ये कैसे सही है इसे हम लोग प्रूव करेंगे, हम लोग समझेंगे हम लोग मियोसिस वाले टॉपिक में। क्योंकि मियोसिस में क्या होता है कि पहले रिडक्शनल डिवीजन होता है, उसके बाद यानी मियोसिस को भी लोग दो फेज में बांटते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में होता है रिडक्शनल डिवीजन, लेकिन मियोसिस 2 जो होता है उसमें इक्वेशनल डिवीजन ही होता है, वहां पर माइटोसिस ही होता है मियोसिस 2 में। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट के फॉर्मेशन में भी तुम्हारा माइटोसिस काम करता है। इसे लोग डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जब हम लोग मियोसिस पढ़ेंगे तब। चलो नेक्स्ट देखते हैं, माइटोसिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डिवीजन। माइटोसिस एक मोस्ट कॉमन मेथड है डिवीजन का, विच ब्रिंग about growth in a multicellular organism and increase in population of a unicellular organism। देखो माइटोसिस एक बहुत ही कॉमन मेथड है डिवीजन का, जो कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होता है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ के लिए, ठीक है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को पॉपुलेशन बढ़ाना होगा तो माइटोसिस कर लेगा, अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करना होगा तो माइटोसिस कर लेगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा माइटोसिस के बारे में कुछ था। अब फिर देखो माइटोसिस कंसिस्ट ऑफ टू स्टेप्स। माइटोसिस में दो स्टेप्स होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस इज आल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस को हम लोग और क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन। तो क्यों कहते हैं भाई, ये देखो, बिकॉज द न्यूक्लियर पासेस
sorry, nucleus passes through the complicated sequence of events before forming two daughter nuclei. अब देखो कैरियोकाइनेसिस को हमने क्या कहा, इनडायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन कहा। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियर का जो डिवीजन होता है, ठीक है, एक पेरेंट न्यूक्लियर से दो डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, तो वो कैसे होता है, तो एक बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंस से पास होकर के, ठीक है, पहले एक पेरेंट न्यूक्लियाई वो एक कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंस से पास होता है, तब जाकर के दो डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए हम लोग इसे इनडायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं, डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इनडायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस से पास होता है। जो पेरेंट न्यूक्लियाई है वो वेरी कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंस से पास होता है, तब जाके दो डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए हम लोग कैरियोकाइनेसिस को इनडायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट कैरियोकाइनेसिस करें। साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ ए प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। अब देखो साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है कि डिवीजन ऑफ ए प्रोटोप्लाज्म या फिर डिवीजन ऑफ ए साइटोप्लाज्म बोल सकते हो, इनटू द टू डॉटर सेल, दो डॉटर सेल के बीच में, मतलब एक पेरेंट सेल में साइटोप्लाज्म का डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, आफ्टर द न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ ए और कैरियोकाइनेसिस। अच्छा, अब जो साइटोकाइनेसिस कब होता है, जब न्यूक्लियर का डिवीजन हो जाएगा तो ही साइटोकाइनेसिस होगा। बिना न्यूक्लियर डिवीजन के साइटोकाइनेसिस होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, बिना न्यूक्लियर डिवीजन के, बिना कैरियोकाइनेसिस के साइटोकाइनेसिस होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 4 स्टेज। जो माइटोसिस है वो डिवाइड होता है 4 फेज में बांटा गया। कौन कौन सा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, जो कि तुम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, प्रोफेज में क्या होता है, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रोफेज में जो प्रो है उसका मतलब क्या होगा, प्रो का मतलब बिफोर, फेसिस का मतलब अपीयरेंस, मतलब जो पहले दिख जाता हो, बिफोर अपीयरेंस, पहले दिखने वाला। ठीक है, उसके बाद मेटाफेज मतलब, मेटा मतलब एमंग, और या फिर बोल सकते हो बिटवीन, एंड फेसेस मतलब अपीयरेंस, यानी कि जो बीच में जो दिखता है। ठीक है, अच्छा, एनाफेज का मतलब कि बैक में या फिर बैकवर्ड में, जो पीछे में या फिर बैकवर्ड में जो दिखता हो उसे बोलते हैं हम लोग एनाफेज। टेलोफेज, टेलो मतलब होता है एंड, और अपीयरेंस जो लास्ट में दिखता हो उसे बोलते हैं टेलोफेज। ठीक है, प्रोफेज जो सबसे पहले दिखता हो, उसके बाद मेटाफेज जो बीच में दिखता हो। बीच में कौन दिखता है तुम्हारा, मेटाफेजिक प्लेट या फिर इक्वेटोरियल प्लेट जिसे बोलते हो, वो हो गया तुम्हारा बीच में दिखता है। एनाफेज जो कि बैकवर्ड में दिखता हो, मतलब मेटाफेज के बाद वाला स्टेप। उसके बाद टेलोफेज एंड वाला स्टेप। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो लिखा है प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस व्हाइल एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस। जैसे कि तुमने देखा था सेल साइकिल में, सेल साइकिल का पूरा में जो इंटरफेज होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, एम फेज शॉर्टेस्ट फेज होता है। अब इंटरफेज में जो G1 फेज था वो लॉन्गेस्ट होता है। उसी तरह से एम फेज में यानी कि माइटोसिस फेज में जो तुम्हारा प्रो फेज है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, और एनाफेज सबसे शॉर्टेस्ट फेज होता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोफेज का। स्टार्ट करते हैं प्रोफेज। देखो क्या होता है, प्रोफेज इज मार्क्ड बाय इनिशिएशन ऑफ अ कंडेंसेशन ऑफ अ क्रोमोसोमल मटेरियल। तो प्रोफेज मार्क कहां से होता है, मतलब पहचानेंगे कैसे कि प्रोफेज फेज में आ गए हैं। तो वहां पर क्या होगा, शुरू हो जाएगा कंडेंसेशन ऑफ अ क्रोमोसोमल मटेरियल। जब क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा ना, तो हम लोग समझ जाएंगे कि क्या आ गया, तुम्हारा प्रोफेज आ गया। तो क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, अनटैंगल हो जाएगा। कब? प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। क्योंकि देखो क्रोमोसोमल मटेरियल का बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहा है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, यानी कि क्रोमोसोमल मटेरियल में कौन आता है भाई, तो क्रोमैटिन आता है। क्रोमैटिन क्या करेगा, क्रोमैटिन फाइबर जो था वो सब कंडेंस करेगा, कंडेंस करके एक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, और वही कह रहा है कि जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो बिकम अनटैंगल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। वो सब क्या होंगे, अनटैंगल होगा जब क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होगा तब। ठीक है, नेक्स्ट है द सेंट्रोसोम व्हिच हैड undergone duplication during S phase now began to move towards opposite pole of the cell। अब जो सेंट्रोसोम जो डुप्लीकेट हुआ था एस फेज के दौरान, तुमने पढ़ा होगा इंटरफेज में था 3 फेज, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। उसमें से जो एस फेज था उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता था और सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन होता था। अब उसी सेंट्रोसोम का बात कर रहा है कि जो सेंट्रोसोम जो एस फेज में जो डुप्लीकेट हुआ था वो अब क्या करेगा, सेल्स के दोनों पोल पे चला जाएगा। वही लिख रहा है नाउ बिगन्स टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। जैसे कि ये सेल है, इसमें जो सेंट्रोसोम है पहले सेंटर में था, अब ये जब प्रोफेज आएगा तो ये सेंट्रियोल सेल्स के एक इस फेज पे एक इस पोल पे चला जाएगा, एक उस पोल पे एक इस पोल पे। मतलब बोल सकते हो जैसे कि
तुम्हारा अर्थ में दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, उसी तरह से सेल में भी दो पोल है, एक ये पोल, इसमें भी तुम एग्जांपल से लेके समझ सकते हो अर्थ वाले से कि ये समझो कि नॉर्थ पोल है सेल का, ये साउथ पोल है सेल का। एग्जांपल हम ले रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। जैसे कि अर्थ में होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसी तरह से सेल में भी दो पोल होते हैं। तो उसी पोल पे चला जाता है तुम्हारा कौन, सेंट्रोजोम, और सेंट्रोजोम के अंदर क्या होता है, सेंट्रियोल। ठीक है, तो देखो सेंट्रियोल पेयर रेडिएट आउट फाइन ट्यूबुलर माइक्रोट्यूबुल फेब्रिल्स कॉल्ड एस्ट्रल रे। अब देखो सेंट्रोजोम के अंदर रहेगा भैया सेंट्रियोल। अब वो सेंट्रियोल का जो पेयर रहता है, वो तो तुमने शायद सेल का जो चैप्टर था जहां पे पढ़ा था हमने, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वहां पर हमने सेंट्रोजोम के बारे में और सेंट्रियोल के बारे में अच्छे से बताया था कि सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसके अंदर सेंट्रियोल 90 डिग्री पे होता है, दो सेंट्रियोल होता है एक सेंट्रोजोम के अंदर जो कि 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, अब वही लिख रहा है सेंट्रियोल पेयर, देखो सेंट्रियोल पेयर लिखा है, यानी कहने का मतलब समझो कि सेंट्रोजोम के अंदर क्या होता है, दो सेंट्रियोल होता है, यहाँ पर ही बता रहा है तुमको सेंट्रियोल का पेयर रेडिएट आउट फाइन ट्यूबुलर माइक्रोट्यूबुल फिब्रिल्स। जो सेंट्रियोल का जो पेयर होता है वो सेंट्रोजोम से मतलब खुद से बाहर उससे निकलता, सेंट्रियोल का जो पेयर होता है उससे क्या निकलता है, माइक्रोट्यूबुल फिब्रिल्स निकलता है छोटा छोटा। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रल रे। ठीक है, जैसे कि ये जो सेंट्रियोल का पेयर है, यहाँ से छोटा छोटा माइक्रोट्यूबुल का फाइबर निकलेगा, फिब्रिल्स जिसको बोल रहे हैं। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, एस्ट्रल रे नाम दिया। ठीक है, अब देखो ईच ग्रुप ऑफ एस्ट्रल रे अलोंग विद सेंट्रियोल पेयर इज कॉल्ड एस्टर। अब ये सेंट्रियोल है, ठीक है, और ये एस्टर रे है, एस्ट्रल रे। ठीक है, अब ये पूरे स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया, मतलब ये सेंट्रियोल और एस्ट्रल रे दोनों को मिला के हमने क्या बोल दिया, एस्टर बोल दिया। ठीक है, तो ये लिखा ईच ग्रुप ऑफ एस्ट्रल रे, जितना भी ग्रुप है एस्ट्रल रे का और उसके साथ सेंट्रियोल का पेयर, उसको हमने जब मिलाया तो एक एस्टर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, लेकिन जो सेंट्रियोल पेयर से जो माइक्रोट्यूब्यूल फिब्रिल जो बाहर निकला उसका हमने नाम दिया एस्ट्रल रे। ठीक है, और एस्ट्रल रे और सेंट्रियोल जब दोनों मिल गए तो फॉर्मेशन हुआ एस्टर का। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। उसके बाद प्लांट सेल लैक सेंट्रियोल बट स्टिल, प्लांट सेल सेंट्रियोल को लैक करता है, यानी कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता है। दे आर कैपेबल टू फॉर्म अ माइटोटिक स्पिंडल फ्रॉम अ सेंट्रोसोम एरिया। ये भी लेकिन माइटोटिक स्पिंडल का जो फॉर्मेशन करता है ये सेंट्रोसोम के एरिया से ही करता है, ऑफ द सेल लोकेटेड जस्ट एक्सटीरियर टू द न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप के बाहर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा एरिया होता है जहां पे सेंट्रोसोम यहाँ पर पाया तो नहीं जाता है, लेकिन सेंट्रोसोम के जैसा ही कुछ स्ट्रक्चर होता है, वहां पर से माइटोटिक स्पिंडल बाहर निकलता है। कहां पे, प्लांट सेल में। क्यों, क्योंकि प्लांट सेल के पास सेंट्रियोल नहीं होता है। जब सेंट्रियोल नहीं होता तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, क्योंकि स्ट्रक्चर होता है वहां पे एनसीईआरटी तुम्हारे यहाँ पे नाम स्पेसिफाई नहीं कर दिया तो तुम भी मत जानो, उसके बारे में नहीं पूछता है। ठीक है, जितना दिया वो उतना जानो कि उसके पास कुछ कहां पर से नहीं, देखो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि जो प्लांट सेल में जो माइटोटिक स्पिंडल का जो फॉर्मेशन होता है वो कहां पर से होता है, कैसा कौन से किसके एरिया से होता है, तो सेंट्रोसोम के एरिया से होता है। अच्छा, लोकेटेड कहां पे होता है, तो न्यूक्लियर इन्वेलप के बाहर में लोकेटेड होता है। यही चीज तुमसे पूछेगा, उसको हाईलाइट हम कर दे रहे हैं। देखो जो फॉर्म अ माइटोटिक स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन करेगा ऑफ सेंट्रोसोम एरिया, सेंट्रोसोम के एरिया से। ठीक है, ऑफ द सेल लोकेटेड, और वो लोकेटेड कहां पे होगा, जस्ट एक्सटीरियर टू द न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप के जस्ट बाहर। ठीक है, ये चीज इतना तुमसे पूछेगा एग्जाम में, इससे ज्यादा नहीं पूछने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे क्या है, सिंस देयर आर टू एस्टर्स, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दो एस्टर्स है। ठीक है, दो एस्टर्स नहीं है कैसे, देखो यहाँ पे ये तुम्हारा सेल्स है, ठीक है, ये तुम्हारा न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर इन्वेलप देखो धीरे धीरे क्या रहा है, टूटते जा रहा है। और ये जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल है, ये मूव कर रहा है अपोजिट पोल, एक जा रहा है ऊपर की तरफ, एक जा रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, अच्छा, अब सेंट्रियोल से क्या निकला, तुम्हारा एस्ट्रल रे निकला, लेकिन हमने सेंट्रियोल और एस्ट्रल रे दोनों को मिला के हमने एस्टर कह दिया, तो हमारे पास कितना एस्टर हो गया, दो एस्टर। जब दो सेंट्रियोल है तो दो एस्टर का ही बात करेंगे ना, तो वही लिख रहा है सिंस देयर आर टू एस्टर, यहाँ पर कितना है, दो एस्टर है। द स्पिंडल ऑफ एनिमल सेल इज कॉल्ड एम्फीएस्टर डिवीजन। जो स्पिंडल होता है एनिमल सेल का उसको हम बोलते हैं एम्फीएस्टर डिवीजन, यानी कि सेंट्रिक स्पिंडल। और वही हम बात करते हैं जब प्लांट सेल का, स्पिंडल ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड एन एस्ट्रल डिवीजन। जो प्लांट सेल में होता है स्पिंडल, प्लांट सेल का जो स्पिंडल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एन एस्ट्रल डिवीजन बोलते हैं, एसेंट्रिक स्पिंडल बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग फर्दर प्रोफेज को भी डिवाइड करते हैं तीन स्टेज में। कौन कौन से स्टेज में, तो अर्ली प्रोफेज में,
मिड प्रोफेज में और लेट प्रोफेज में। ठीक है, प्रोफेज को हमने कितने स्टेप में बांटा, कितने फेज में बांटा, तो अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज और लेट प्रोफेज। अब क्या क्या होता है इसमें जो हम लोग आगे देखते हैं। तो देखो उससे पहले एक क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर सॉरी, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग माइटोसिस। स्पिंडल फाइबर का मेन फंक्शन क्या है माइटोसिस के दौरान? टू रिपेयर डैमेज डीएनए, टू रेगुलेट सेल ग्रोथ, टू सेपरेट द क्रोमोसोम, टू सिंथेसाइज न्यू डीएनए। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो स्पिंडल फाइबर का माइटोसिस के दौरान मेन फंक्शन क्या है, तो क्या ये डैमेज डीएनए को रिपेयर करता है स्पिंडल? नहीं। रेगुलेट करता है सेल ग्रोथ को? नहीं। सेपरेट करता है क्रोमोसोम को? हाँ, स्पिंडल का काम होता है कि क्रोमोसोम को सेपरेट कर दे। ठीक है, और कैसे करेगा वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पर स्पिंडल का जो काम होता है वो क्या होता है, सेपरेट कर दे क्रोमोसोम से। ठीक है, टू सिंथेसाइज न्यू डीएनए, न्यू डीएनए का फॉर्मेशन करना? नहीं भाई, ये भी नहीं करता है। तो आंसर क्या जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अर्ली प्रोफेज। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अर्ली प्रोफेज में क्या होता है। डीएनए मॉलिक्यूल कंडेंस टू फॉर्म elongated chromosome and these chromosome are evenly distributed inside the nucleus। अब देखो डीएनए मॉलिक्यूल्स क्या होगा, कंडेंस करने लगेगा, यानी क्रोमेटिन जो था, क्रोमेटिन फाइबर था, वो क्या होगा, कंडेंस करेगा, कंडेंस करके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा। अब जो क्रोमोसोम था वो पूरे न्यूक्लियस में बिखर जाएगा, पूरे न्यूक्लियस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पहले देखो ये न्यूक्लियस सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्रोमेटिन कुछ ऐसे ऐसे क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में रहता है। ठीक है, लेकिन वही जब अर्ली प्रोफेज में क्या होता है कि जितने भी क्रोमेटिन है वो धीरे धीरे कंडेंस करना शुरू करते हैं और न्यूक्लियस के अंदर खाली क्रोमोसोम तुमको दिखने लगेगा, जितना भी क्रोमोसोम सब है सब दिखने लगेगा। क्योंकि क्या हुआ, वहां पे कंडेंसेशन शुरू हो गया क्रोमेटिन फाइबर का, और जब क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस करता है तो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो वही चीज यहाँ पे हुआ है। तो तुम्हें अर्ली प्रोफेज में क्या देखने को मिलेगा, कंडेंसेशन ऑफ ए क्रोमोसोमल मटेरियल और क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमोसोमल मटेरियल बोलो, एग्जामिनर अगर क्रोमोसोमल मटेरियल लिखता है तो भी सही है, लेकिन और क्रोमेटिन मटेरियल लिखता है यानी क्रोमेटिन फाइबर लिखता है तो भी सही है, लेकिन वही अगर लिख दे क्रोमोसोम, कंडेंसेशन ऑफ ए क्रोमोसोम, वो गलत है। कंडेंसेशन ऑफ ए क्रोमोसोमल मटेरियल सही होगा। ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ ए क्रोमोसोम सही नहीं होगा, और क्रोमोसोम कंडेंसेशन ऑफ ए क्रोमेटिन फाइबर भी सही होगा। ठीक है, तो ये वर्ड पे ध्यान देना, वहां पे क्या लिखा है उस पर ध्यान देना, उसके अनुसार करना सही गलत। ठीक है, नेक्स्ट विस्कोसिटी ऑफ ए साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। जो विस्कोसिटी है साइटोप्लाज्म का वो भी अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, बढ़ते ही रहेगा। वो तो तुम्हारा क्या बोलते, वो सब बढ़ते ही रहता है। ठीक है, हाँ वो G1 फेज, एस फेज और G2 फेज में बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर अर्ली प्रोफेज में भी जो विस्कोसिटी है साइटोप्लाज्म का वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्रोमोसोम बिगिंस टू शिफ्ट टुवर्ड द अपोजिट साइड। अब जो सेंट्रोसोम है वो जाना शुरू करेगा अपोजिट साइड में, जैसे कि तुम्हारा अर्थ में दो पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, अभी मैंने बताया, उसी तरह से सेल में भी दो पोल होता है, तो वो एक दूसरे के सामने आ जाएगा। एक जैसे सेल में क्या होगा, एक यहाँ पे चला जाएगा सेंट्रोसोम, एक इस साइड चला जाएगा सेंट्रोसोम। ठीक है, तो ये हो गया दो पोल हो गया, अपोजिट पोल में शिफ्ट कर गया सेंट्रोसोम। ये कहाँ कहाँ हुआ, तो अर्ली प्रोफेज में हुआ। लेकिन वही बात करते हैं हम लोग मिडिल प्रोफेज। मिडिल प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम शिफ्ट टुवर्ड पेरिफेरी। क्रोमोसोम शिफ्ट करता है पेरिफेरी के साइड पे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या होता है कि अच्छा ये लिख रहा है क्रोमोसोम शिफ्ट टुवर्ड्स द पेरिफेरी। क्रोमोसोम शिफ्ट किसकी तरफ जाएगा, तो पेरिफेरी की तरफ जाएगा। तो किसके पेरिफेरी भाई, यहाँ पे जाएगा जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके पेरिफेरी पे जाना शुरू कर देगा, उसके किनारे किनारे जाना शुरू कर देगा, क्योंकि क्रोमोसोम को निकलना है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से क्यों निकलना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ देर बाद न्यूक्लियर का जो इन्वेलप है वो भी रप्चर कर जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा, फिर न्यूक्लियस सॉरी जो क्रोमोसोम है वो पूरे सेल में फैल जाएगा। देखो क्या होता है आगे। नेक्स्ट शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग ऑफ ए क्रोमोसोम रिजल्ट इन अपीयरेंस ऑफ ए क्रोमेटिड। अब देखो शॉर्टनिंग होगा और थिकनिंग, शॉर्ट यानी कि छोटा होगा और मोटा हो जाएगा क्रोमोसोम, जिससे कि तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, क्रोमैटिड्स देखने को मिल जाएंगे। क्या देखने को मिलेंगे, क्रोमैटिड्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट एक सेकंड, यहाँ पर देखो शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग ऑफ ए क्रोमोसोम नहीं होगा, क्रोमोसोम का शॉर्टनिंग थिकनिंग नहीं होगा भाई, तो क्योंकि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा एक क्रोमोसोम जो बनता है वो दो क्रोमैटिड के मिलने से बनता है। ठीक है, एक क्रोमोसोम दो क्रोमैटिड के मिलने से बनता है। तो यहाँ पर लिख रहा है शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम। जो शॉर्टनिंग है और थिकनिंग होगा क्रोमोसोम का नहीं, क्रोमोसोमल मटेरियल का। क्रोमोसोमल मटेरियल थिक होगा, क्रोमोसोमल मटेरियल छोटा होगा, धीरे धीरे कंडेंस करेगा।
तब ना जाकर के तुम्हारा क्रोमेटिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं क्रोमोसोमल मटेरियल, से सही कर देते हैं, रुक जाओ। ठीक है, शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, क्रोमोसोमल मटेरियल का शॉर्टनिंग और थिकनिंग होगा, जिससे किसका अपीयरेंस होगा, क्रोमैटिड का अपीयरेंस होगा। ठीक है, अब क्रोमैटिड बन जाएगा तो दो क्रोमैटिड आपस में जुड़ करके एक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं लेट प्रोफेज में क्या होगा, मतलब कि सबसे लास्ट वाले में। पहले क्या हुआ, देखो पहले क्या क्या हुआ, सबसे पहले तुम्हारा डीएनए मॉलिक्यूल्स जो था, यानी कि क्रोमोसोमल मटेरियल जो था वो कंडेंस किया, कंडेंस करके क्रोमैटिड का फॉर्मेशन किया। ठीक है, क्रोमैटिड का फॉर्मेशन किया। क्रोमोसोमल मटेरियल कौन थे, तो क्रोमैटिन फाइबर थे, क्रोमैटिन फाइबर ने कंडेंस किया, क्रोमैटिड का फॉर्मेशन किया। उसके बाद विस्कोसिटी जो है साइटोप्लाज्म का वो इंक्रीज हुआ, सेंट्रोसोम बिगन्स टू शिफ्ट, जो सेंट्रोसोम था वो शिफ्ट कर गया अपोजिट साइड में। ठीक है, सेंट्रो और क्रोमोसोम शिफ्ट टुवर्ड्स पेरिफेरी, अब जो क्रोमोसोम था वो पेरीफेरी पे चला गया, किसके, तो न्यूक्लियर इन्वेलप के। फिर शॉर्टनिंग और थिकनिंग हुआ क्रोमोसोमल मटेरियल का, जिससे कि किसका अपीयरेंस हुआ, क्रोमैटिड का अपीयरेंस हुआ। नेक्स्ट अब बात करते हैं लेट प्रोफेज में। लेट प्रोफेज में क्या हुआ, तो न्यूक्लियोलस डिजेनरेट कंप्लीटली, जो न्यूक्लियोलस है वो पूरी तरह से डिजेनरेट कर जाता है। न्यूक्लियोलस कहाँ होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, डार्क स्टेन कलर का होता है, डार्क डार्क तुमको दिखेगा जब उससे तुम देखोगे स्टेन करके न्यूक्लियस को, उसके अंदर तुमको डार्क दिखेगा कलर का, वही न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस है। और उस पर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होता है न्यूक्लियोलस। कहाँ पाया जाता है, तो न्यूक्लियोप्लाज्मिक, न्यूक्लियोप्लाज्म में, सॉरी न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस डिजेनरेट कर जाएगा पूरी तरह से। द टू स्पिंडल पोल्स बिगन्स टू गेट कनेक्टेड बाय फाइन फाइबर, अब जो दो स्पिंडल था, टू स्पिंडल पोल, वो उसमें से थोड़ा फाइन फाइबर्स निकलना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो सेंट्रियोल से जो एस्ट्रल रे निकल रहा था, ठीक है, उसी को बोल रहा है एस्टर्स निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक, कहां से, तो सेंट्रोजोम से। नेक्स्ट, द कंप्लीटेशन ऑफ ए प्रोफेज थस कैन बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो, अब कैसे पता चलेगा कि जो प्रोफेज है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, तो उसमें क्या क्या हम लोग को देखने को मिलेगा, तो क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस हो जाएगा, जिससे कि एक कंपैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा उससे। क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ ए टू क्रोमैटिड अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, दो क्रोमैटिड देखने को मिलेगा। अच्छा, और दोनों क्रोमैटिड आपस में जुड़ेंगे कहाँ पे, तो सेंट्रोमियर में जुड़ेंगे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब इसका क्या है, जैसे कि ये क्रोमोसोम है, ये नहीं, ये तुम्हारा एक है, तो ये क्रोमैटिड है, ये भी एक क्रोमैटिड है। अब ये दोनों क्रोमैटिड आपस में जुड़ जाएंगे तो ये क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये जो कंस्ट्रिक्शन है यहाँ पर क्या होता है, इस वाली जगह को क्या बोल रहा है, ये सेंट्रोमियर बोल रहा है। ठीक है, ये चीज बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ, क्रोमोसोम हम लोग को देखने को मिलेगा उसमें दो क्रोमैटिड देखने को मिलेगा और एक सेंट्रोमियर देखने को मिलेगा। इनिशिएशन ऑफ असेंबली, इसेंशियल, सॉरी, initiation of the assembly of mitotic spindle, माइटोटिक स्पिंडल का इनिशिएशन देखने को मिलेगा ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स द अकर एंड द प्रोटीनेसियस कंपोनेंट ट्यूबुलिन प्रोटीन ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म हेल्प इन द प्रोसेस। यहाँ पर बोल रहा है उसी के बारे में, एस्ट्रल रे के बारे में बात कर रहा है कि जो एस्टर्स का फॉर्मेशन होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलना शुरू कर देगा कहाँ से, सेंट्रोसोम से। ठीक है, नेक्स्ट, ऑर्गेनल्स डिसअपियर, जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे वो सारे डिसअपियर कर जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर कर जाएगा, एनएम मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिकन्स टू डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो भी डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, डिसअपियर कर जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस अपीयर लाइक बॉल ऑफ उल, जो न्यूक्लियस है वो दिखेगा तुम्हें उल के, उल देखो, उल का मतलब होता है ऊन। ठीक है, ऊन के जैसा तुम्हें देखने को मिलेगा, उल के जैसा, बॉल ऑफ उल जो है उसके जैसा देखने को मिलेगा। और इसे तुम लोग कह सकते हो स्पाइरन स्टेज भी कह सकते हैं। ठीक है, इस स्टेज को हम लोग, जब न्यूक्लियर एक बॉल ऑफ उल के जैसा जब देखने को मिलता है तो इस स्टेज को हम लोग स्पाइरन स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, अब ये यहाँ पे प्रोफेज का पूरा फेज दिया हुआ है, अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज और लेट प्रोफेज। तो इस अर्ली प्रोफेज में क्या हुआ, ये जो एस्ट्रल रे था, मतलब सॉरी एस्ट्रल रे नहीं, सेंट्रियोल्स या फिर बोलो सेंट्रोसोम जो था वो जाना शुरू किया कहाँ, तो दोनों अपोजिट पोल पे, और जो क्रोमैटिड था अंदर में क्रोमोसोमल मटेरियल था वो कंडेंस करना शुरू हो गया, क्रोमैटिन फाइबर था वो भी कंडेंस करना शुरू हो गया, और कंडेंस करके क्रोमैटिन का फॉर्मेशन किया, किसका, सॉरी क्रोमैटिन नहीं, क्रोमैटिड का फॉर्मेशन किया। हाँ, क्रोमैटिड का फॉर्मेशन किया। देखो क्रोमैटिड और क्रोमैटिन में क्या डिफरेंस है, ये चीज भी जान लो।
एक होता है क्रोमैटिन, एक होता है क्रोमैटिड। एक मिनट, देखो जब ये डिवीजन स्टेट में नहीं रहता है तुम्हारा सेल, जब डिवीजन नहीं होता है सेल का, उसमें जो न्यूक्लियस में तुम देखोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा क्रोमैटिन फाइबर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और वही क्रोमैटिन फाइबर जब सेल डिवीजन करने जाता है तो वही क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होना शुरू करता है और कंडेंस होकर के क्रोमैटिड का फॉर्मेशन करता है। पहले क्रोमैटिन से पहले क्या बनता है, क्रोमैटिड बनता है पहले, ठीक है। ये चीज तुम लोग ध्यान देना, अगर बाई मिस्टेक मेरे से बोला जाए कभी क्रोमैटिन की जगह पे क्रोमैटिड, इस पर थोड़ा ध्यान देना, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्रोमैटिन क्या होता है, जब न्यूक्लियस, जब सेल्स तुम्हारा डिवीजन स्टेज में नहीं होता है, तो जब तुम न्यूक्लियस को देखोगे, सेल के अंदर वाले न्यूक्लियस को, तो उसमें जितने भी तुम्हें दिखाई देंगे सब तुम्हें क्रोमैटिन फाइबर दिखाई देंगे। जितना भी क्रोमोसोम रहता है सब खुल जाता है और क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में रहता है। लेकिन वही जब सेल डिवीजन करने जाता है तो उसमें जितने भी क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, जितने भी क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, वो सब क्या करते हैं, कंडेंस होना शुरू करते हैं, और कंडेंस करने के बाद एक क्रोमैटिड का फॉर्मेशन करता है। और वही क्रोमैटिड जब बन जाता है तो क्रोमैटिड बनने के बाद दो क्रोमैटिड जब आपस में जुड़ जाते हैं तो एक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है। और जो जहां पे जहां वो एरिया, ऐसा एरिया जहां पर से दो क्रोमैटिड आपस में लिंक होते हैं, देखो ये क्रोमैटिड, एक ये क्रोमैटिड, एक ऐसा एरिया जहां पर से क्रोमैटिड लिंक होते हैं, तो ये उस वाले एरिया पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रो, देखो पीछे लिखा हुआ था ना, कहाँ गया, एक मिनट, हाँ सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। वही मैं दिखा रहा था तुम्हें, देखो क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ ए टू क्रोमैटिड। तो क्रोमोसोम में हम लोग कह सकते हैं क्रोमोसोम में क्या देखने को मिलेगा, दो क्रोमैटिड देखने को मिलेगा और एक सेंट्रोमियर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देना, क्रोमैटिन क्या होता है और क्रोमैटिड क्या होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। हाँ, अब हम लोग देख रहे थे यहाँ पर कि अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज और लेट प्रोफेज में क्या होगा। तो अर्ली प्रोफेज में क्या था कि तुम्हारा जो सेंट्रियोल्स था, सेंट्रियोल से जो एस्टर्स निकले, एस्ट्रल रे निकले थे, यानी कि जो एस्टर था वो जाना शुरू कर दिया कहाँ, अपोजिट पोल पे। और जो क्रोमैटिन फाइबर थे वो कंडेंस करके क्रोमैटिड का फॉर्मेशन कर दिया। नेक्स्ट मिडिल प्रोफेज आया। मिडिल प्रोफेज में क्या हुआ कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होना शुरू हो गया। फिर जो क्रोमोसोम्स थे, अब क्या बोलते हैं, जो क्रोमैटिन फाइबर था वो कंडेंस करके क्रोमैटिड का तो फॉर्मेशन कर दिया, लेकिन क्रोमैटिड फिर क्या किया, आपस में जोड़ के क्रोमोसोम का फॉर्मेशन किए। अब देखो क्रोमोसोम का जब फॉर्मेशन हो गया तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के क्रोमोसोम्स था मिडिल फेज में, मिडिल फेज में फिर क्या हुआ, क्रोमोसोम सारा न्यूक्लियर इन्वेलप के पेरीफेरी पे चला गया, किनारे किनारे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर कर रहा है और उस क्रोमोसोम को अब निकलना है बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर निकलने के लिए उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को पहले डिसअपियर होना पड़ेगा, और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब डिसअपियर हो जाएगा तो क्रोमोसोम बाहर निकल जाएगा, जैसा कि तुम्हें लेट फेज में दिख रहा है। लेट फेज में क्या दिख रहा है कि जो यहाँ पे एस्टर्स था वो चला गया है अपोजिट पोल पे, और जो क्रोमोसोम्स थे वो निकल गए हैं कहाँ, साइटोप्लाज्म में आ गए हैं न्यूक्लियोप्लाज्म से, ठीक है। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, सेल्स ऑर्गन जितने भी थे वो सब भी खत्म हो चुके हैं, ठीक है। ये था तुम्हारा अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज और लेट प्रोफेज, यानी कि प्रोफेज तुम्हारा यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेटाफेज का। मेटाफेज में क्या होता है, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर envelope marks the start of the second phase of mitosis, hence the chromosome are spread through the cytoplasm of the cell। मेटाफेज को हम लोग कैसे पहचानेंगे, मेटाफेज को हम लोग पहचानेंगे कि न्यूक्लियर इन्वेलप पूरी तरह से खत्म हो गया, ठीक है। जब न्यूक्लियर इन्वेलप पूरी तरह से खत्म हो गया यानी कि सेकंड फेज माइटोसिस का शुरू हो गया, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेलप पूरी तरह से खत्म हो गया यानी कि तुम्हारा माइटोसिस का सेकंड फेज शुरू हो गया। Hence the chromosome are spread through the cytoplasm of the cell। अब देखो जब न्यूक्लियर इन्वेलप तुम्हारा डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियर इन्वेलप खत्म हो गया, तो जो न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर, न्यूक्लियर के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम थे वो सब बाहर आ गए। बाहर कहाँ आ गए भाई, सेल के साइटोप्लाज्म में आ गए, न्यूक्लियोप्लाज्म से सेल के साइटोप्लाज्म में आ गए, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय दिस स्टेज। जो कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम का वो भी पूरी तरह से नहीं होता है, लेकिन इस स्टेज में आने के बाद, मतलब जैसे ही मेटाफेज में आ गया, यानी कह सकते हैं अर्ली मेटाफेज में कंडेंसेशन जो है क्रोमोसोम का वो कंप्लीट हो जाता है, एंड दे कैन बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। और जो क्रोमोसोम हम लोग को दिखने लगता है माइक्रोस्कोप के अंदर से अच्छे से, यानी कि हम लोग यहाँ पर एक चीज और अनुमान लगा सकते हैं कि क्या जब कोई भी सेल
अगर वो डिवाइड नहीं करता है, अगर बिना नॉन डिवाइडिंग सेल्स को अगर हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमें क्या क्रोमोसोम देखने को मिलेगा? तो नहीं। जब हम लोग को अगर क्रोमोसोम को देखना है सेल्स के अंदर, तो हमेशा डिवाइडिंग सेल्स को ही देखना पड़ेगा। डिवाइडिंग सेल्स को हम लोग जब देखेंगे तो उसमें जब मेटाफेज आएगा तो हम लोग को काफी अच्छे से विजिबल होगा। कौन सा स्टेज? तो क्रोमोसोम वाला स्टेज, मतलब मेटाफेज में जब देखेंगे अच्छे से तो हम लोग क्रोमोसोम अच्छे से दिखाई देगा, क्लियरली विजिबल होगा। वही लिखा है, कंडेंसेशन ऑफ ए क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय दिस स्टेज। इस स्टेज में क्रोमोसोम का जो क्रोमोसोमल मटेरियल का जो कंडेंसेशन है वो काफी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, इस अर्ली मेटाफेज में। और दे कैन बी ऑब्जर्व्ड अंडर क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। और क्रोमोसोम को भी हम लोग अच्छे से साफ से देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, मेटाफेज इज द स्टेज एट व्हिच मोर्फोलॉजी ऑफ ए क्रोमोसोम इज मोस्ट इजीली स्टडीड, ठीक है। मेटाफेज एक ऐसा स्टेज है जहां पर हम लोग मेटाफेज के स्टेज में ही हम लोग क्रोमोसोम का मोर्फोलॉजी हम लोग देख सकते हैं। मोर्फोलॉजी के बारे में अगर हम लोग को स्टडी करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? डिवाइडिंग सेल को जब मेटाफेज वाले स्टेज में जाएगा तब जाकर के हम लोग क्रोमोसोम का मोर्फोलॉजी को हम लोग स्टडी कर सकते हैं अच्छे से। यानी कि यहाँ पर हम लोग बहुत काफी ज्यादा चीज अनुमान लगा सकते हैं कि हम लोग को जैसे नॉर्मल सेल है उसमें डिवीजन नहीं हो रहा है तो हम लोग को क्रोमोसोम दिखेगा ही नहीं, क्रोमोसोम के बारे में हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग को क्या दिखेगा? तो क्रोमैटिन फाइबर दिखेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को अगर क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और क्रोमोसोम को देखना है कि कैसा होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या नेचर है, ठीक है, तो वो हम लोग को दिखेगा सिर्फ और सिर्फ मेटाफेज में ही दिखेगा। कौन से फेज में? मेटाफेज में। इसलिए इस लाइन को भी थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, कि जो मेटाफेज एक ऐसा स्टेज होता है जहां पर हम लोग मोर्फोलॉजी ऑफ ए क्रोमोसोम को हम लोग अच्छे से देख पाते हैं और पढ़ पाते हैं क्रोमोसोम का मोर्फोलॉजी के बारे में। क्रोमोसोम का क्या स्ट्रक्चर है, क्या बिहेवियर है, हम लोग को कहाँ देखने को मिलेगा? तो मेटाफेज में देखने को मिलेगा, माइटोसिस के मेटाफेज में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, एट दिस स्टेज, इस स्टेज में क्या होता है कि जो मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड। हाँ, जो क्रोमोसोम होता है वही सेम चीज यहाँ पर भी लाइन लिखा हुआ है। इस स्टेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होता है वो बना होता है दो सिस्टर क्रोमैटिड से, और ये जो सिस्टर क्रोमैटिड को आपस में जोड़ता कौन है? तो जुड़ा होता है सेंट्रोमियर्स वाले, जो जुड़ा होता है, नहीं जुड़ता है किसी और चीज से, लेकिन जो जुड़ने का जो जगह होता है उस जगह को हम लोग सेंट्रोमियर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्रोमैटिड है और ये क्रोमैटिड है, जब दो क्रोमैटिड जब आपस में जुड़ता है तो इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं। इस जगह को क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं। ना कि ये जुड़ता है सेंट्रोमियर से जुड़ता नहीं है, ये जो जुड़ गया आपस में, तो ये जो जगह है इस जगह को हमने क्या बोल दिया? सेंट्रोमियर बोल दिया, ठीक है। जहां पर क्या होता है? दो क्रोमैटिड आके आपस में जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट, अच्छा कौन सा क्रोमैटिड? तो सिस्टर क्रोमैटिड, ये भी ध्यान देना, टू सिस्टर क्रोमैटिड है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड नहीं, टू सिस्टर क्रोमैटिड है, ठीक है। उसके बाद स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ ए सेंट्रोमियर कॉल्ड काइनेटोकोर। अब देखो सेंट्रोमियर के पास, ठीक है, एक ये हो गया क्रोमैटिड, एक ये हो गया क्रोमैटिड, इस जगह को बोल दिया हमने सेंट्रोमियर, ठीक है। तो इस सेंट्रोमियर के पास एक स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको हमने नाम दिया क्या? काइनेटोकोर। उसको हमने क्या नाम दिया? काइनेटोकोर, जो कि हमने पढ़ाया था जब हमने न्यूक्लियस का चैप्टर सेल का चैप्टर में टॉपिक पढ़ रहे थे न्यूक्लियस, उसमें हमने बताया था काइनेटोकोर के बारे में भी और सेंट्रोमियर्स के बारे में भी, ठीक है। तो ये विशेष हम लोग डिटेल स्टडी उस पर नहीं करने वाले हैं, हम लोग सीधे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे अब, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर बोलते हैं। दिस स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ए स्पिंडल फाइबर। ये जो स्ट्रक्चर है ये सर्व करता है अटैचमेंट ऑफ ए स्पिंडल फाइबर फॉर्म्ड बाय द स्पिंडल फाइबर्स to the chromosome that are moved into position at the center of the cell। यानी कि हम लोग यहाँ पर से कह सकते हैं कि जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, जो एस्ट्रल रे, मतलब कि जो सेंट्रियोल से जो एस्ट्रल रे निकले थे, वो एस्ट्रल रे आकर के कहाँ पर आके जुड़ता है? तो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से आके अटैच हो जाता है, ठीक है। उसी को तो हम लोग बोल रहे हैं स्पिंडल फाइबर, उसी को बोलते हैं स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो जब सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर जब निकलता है तो आकर के क्रोमोसोम के कौन से पार्ट से जुड़ता है? क्रोमोसोम से कहां पर जुड़ जाएगा? ऐसा तो नहीं ना है यहाँ पर ये सेंट्रोसोम है और ये क्रोमोसोम है तो ये आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, कहीं जहां मन करेगा वहां पर जुड़ जाएगा, नहीं, ये एक स्पेसिफिक जगह पे जुड़ता है, ठीक है। क्रोमोसोम के पास एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है क्या? काइनेटोकोर, ठीक है। उससे आकर के स्पिंडल फाइबर
अटैच होता है, ठीक है। ड्यू टू मूवमेंट इन स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर में मूवमेंट के कारण क्या होता है, जितने भी क्रोमोसोम है, जितने भी क्रोमोसोम है, स्पिंडल फाइबर के मूवमेंट के कारण, स्पिंडल फाइबर के मूवमेंट के कारण जितने भी क्रोमोसोम है लाई एट इक्वेटोरियल प्लेन, ये सब क्रोमोसोम एक इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाते हैं एंड फॉर्म अ इक्वेटोरियल प्लेट या फिर मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। देखो क्या होता है, जैसे कि ये नहीं, इसमें डायग्राम तो बना हुआ होगा, देखो ये है, जैसे कि ये सेल है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि स्पिंडल फाइबर है, ये देखो ये सारा क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम में है क्या, डिस्क शेप स्ट्रक्चर, जिसे हमने नाम दिया क्या, काइनेटोकोर नाम दिया। इसी काइनेटोकोर से क्या जुड़ा हुआ है तुम्हारा, मतलब सॉरी, इसी जो स्पिंडल फाइबर है वो किससे जुड़ा हुआ है, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जुड़ा हुआ है। जो स्पिंडल फाइबर है वो जुड़ा हुआ है क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि स्पिंडल फाइबर थोड़ा सा मूवमेंट किया आपस में, ठीक है। इधर वाला भी स्पिंडल फाइबर, इधर वाला भी स्पिंडल फाइबर, सब क्या किया, मूवमेंट किया, और मूवमेंट करके जितने भी क्रोमोसोम्स थे सबको एक लाइन में लेते आया, इक्वेटोरियल लाइन में लेते आया। और इसी लाइन को, ये जो इक्वेटोरियल लाइन है, इसी को हमने नाम दिया इक्वेटोरियल प्लेट या फिर मेटाफेजिक प्लेट नाम दिया, ठीक है। वही चीज लिखा है यहाँ पे, क्यों, ठीक है। स्पिंडल फाइबर में क्या हुआ, मूवमेंट हुआ, ठीक है। तो सारा क्रोमोसोम कहाँ आ गया, इक्वेटोरियल लाइन पे आ गया, और फॉर्म किया क्या, इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन किया या फिर मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन किया। इक्वेटोरियल प्लेट हो या फिर मेटाफेजिक प्लेट हो, एक ही चीज है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि इक्वेटोरियल प्लेट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, कौन से स्टेज में होता है, तो मेटाफेज वाले स्टेज में होता है। मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो मेटाफेज में होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जामिनर तुमसे, कि जो क्रोमोसोम सब आया इक्वेटोरियल प्लेन पे आया, तो कैसे आया, किसके मूवमेंट के कारण क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन पे आया, तो स्पिंडल फाइबर के मूवमेंट के कारण क्रोमोसोम जितना भी है वो सब इक्वेटोरियल प्लेन पे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर इज नोन एज कांग्रेशन। अब देखो, जो स्पिंडल फाइबर का जो मूवमेंट होता है, उसके मूवमेंट को हमने एक नाम दे दिया क्या, कांग्रेशन, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल तुमको नहीं पढ़ना है, सिंपली नाम जान लो कि जो मूवमेंट होता है स्पिंडल फाइबर का, उसे हमने क्या कहते हैं, कांग्रेशन कहते हैं। ऑल क्रोमोसोम नाउ लाई एट इक्वेटोरियल प्लेन, जितने भी क्रोमोसोम है वो सारे लाई करते हैं एक इक्वेटोरियल प्लेन पे। सो मेटाफेज इज द बेस्ट फेज टू, देखो अब जितने भी क्रोमोसोम है वो सब के सब इक्वेटोरियल प्लेन पे लाई कर रहे हैं, सब के सब इक्वेटर पे आ रहे हैं, यानी कि बोल सकते हैं इक्वेटोरियल प्लेन या फिर मेटाफेजिक प्लेट पे लाई करते हैं सारे के सारे क्रोमोसोम। तो जो मेटाफेज का जो फेज है, मेटाफेज जो फेज है एम फेज का, वो सबसे बेस्ट क्यों है, तो क्यों है भाई, तो सबसे पहले क्रोमोसोम का नंबर काउंट करने के लिए, क्रोमोसोम के बाद स्ट्रक्चर जानने के लिए, क्रोमोसोम का मोर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए, तीन चीज के लिए सबसे अच्छा चीज है ये जो मेटाफेज है। वो तीन चीज में हम लोग को मदद करता है, क्या क्या, क्रोमोसोम का नंबर काउंट कर लो, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर स्टडी कर लो, क्रोमोसोम का मोर्फोलॉजी को स्टडी कर लो। ये सब चीज कहां पर होगा, तो मेटाफेज वाले फेज में होगा। क्यों भाई, तो क्योंकि इसमें जितने भी क्रोमोसोम है वो सब एक इक्वेटोरियल लाइन पे, एक इक्वेटोरियल प्लेट पे, इक्वेटोरियल प्लेट पे सब लाई करते हैं, जितने भी क्रोमोसोम है सब मेटाफेजिक प्लेट पे सब लाई करते हैं सारे के सारे क्रोमोसोम। इसीलिए जो मेटाफेजिक प्लेट है, मेटाफेज का जो फेज है वो बेस्ट फेज है हमारे स्टडी करने के लिए। किसके बारे में, तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का मोर्फोलॉजी, क्रोमोसोम का नंबर, ये सबको स्टडी करने के लिए बेस्ट फेज है। ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, ये रहा तुम्हारा डायग्राम मेटाफेज का क्या था भाई, तो ये तो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग व्हिच फेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का कौन सा फेज, ड्यूरिंग व्हिच फेज ऑफ माइटोसिस डू स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। अच्छा, पूछ रहा है कि कौन सा फेज में जो स्पिंडल फाइबर है काइनेटोकोर से, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच होता है, कौन से फेज में क्रोमोसोम का काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर से अटैच होता है, ठीक है। से तुम ऐसे ही बोल सकते हो, कौन सा फेज में स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच होता है, कौन सा फेज में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, अभी पढ़े हो, मेटाफेज ऑप्शन नंबर बी। चलो सही है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं एनाफेज। द स्प्लिटिंग ऑफ अ सिस्टर क्रोमैटिड मार्क द ऑनसेट ऑफ एनाफेज। तो देखो अब क्या था, पहले हमने देखा मेटाफेज, मेटाफेज में जितने भी क्रोमोसोम्स थे वो सारे मेटाफेजिक प्लेट यानी इक्वेटोरियल प्लेट पे अलोंग थे, लाई कर रहे थे, ठीक है। और वो क्रोमोसोम किससे अटैच था, क्रोमोसोम पे जो काइनेटोकोर था, डिस्क स्ट्रक्चर काइनेटोकोर, वो था ज्वाइन किससे, तो स्पिंडल फाइबर से, ठीक है। अब स्पिंडल फाइबर क्या करेगा ना, वो जैसे देखो यहाँ पर मैं हाथ से बताता हूँ, ये देखो एक क्रोमोसोम का ये क्रोमैटिड है, ये स्पिंडल फाइबर है, ठीक है, और ये क्रोमैटिड है, ये स्पिंडल फाइबर है, ठीक है।
तो एक स्पिंडल फाइबर ऊपर भी है, स्पिंडल फाइबर नीचे भी है। एक क्रोमोसोम से एक क्रोमोसोम के से दो स्पिंडल फाइबर जुड़े होते हैं, कहाँ पे? उसके क्रोमेटिड से, ठीक है। तो अब ये स्पिंडल फाइबर क्या करेगा अपने, क्योंकि स्पिंडल फाइबर तो पहले क्या कर रहा था, मूवमेंट कर रहा था, मूवमेंट करके सारे क्रोमोसोम को लाई किया था, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर तो मूव कर सकता है, तो स्पिंडल फाइबर क्या किया, मूव किया, मूव करके क्रोमोसोम के क्रोमेटिड को, एक क्रोमेटिड को ऊपर और एक क्रोमेटिड को नीचे की तरफ खींच लिया। ऐसे करके लेके चला गया, एक ऊपर की तरफ, एक लेके चला गया नीचे की तरफ। तो जब ये होना शुरू हो जाएगा ना, यानी कि जब स्प्लिटिंग, यानी कि जो क्रोमोसोम का है वो स्प्लिटिंग होना शुरू हो जाएगा, यानी कि सिस्टर क्रोमेटिड का स्प्लिटिंग होना जब शुरू हो जाएगा, तो हम लोग समझ लेंगे कि एनाफेज शुरू हो गया है, ठीक है। Next, at the onset of anaphase, each chromosome arranged at the metaphasic plate is split simultaneously। और जितने भी क्रोमोसोम सब स्प्लिट करेंगे वो सब simultaneously करेंगे, ये नहीं कि पहले वो करेगा, एक करेगा क्रोमोसोम, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, ऐसा नहीं। सारे के सारे क्रोमोसोम एक साथ simultaneously क्या करेंगे, स्प्लिट करना शुरू करेंगे। कौन से फेज में? तो एनाफेज में। नेक्स्ट अब क्या होगा, टू डाउटर क्रोमेटिड, दो daughter chromatid now refers to as the chromosome of the future daughter nuclei begins to migration towards the two opposite pole along the path of their chromosomal fiber। अब जो दो daughter chromatid थे, एक ऊपर गया एक नीचे गया, ठीक है। अब उसी को हमने क्या कह दिया, क्रोमोसोम कह दिया, क्योंकि वहां पर क्या होगा, जैसे कि देखो अगर डायग्राम में दिया हुआ, हाँ देखो यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि ये सेल है, सेल में यहाँ पर पहले क्या था, मेटाफेज में यहाँ पे सारे के सारे क्रोमोसोम मेटाफेजिक प्लेट पे एलाई थे, ठीक है। अब ये जुड़े थे किससे, तो स्पिंडल फाइबर से सारे क्रोमोसोम जुड़े हुए थे, ठीक है। अब फिर थोड़ा देर बाद क्या हुआ, एनाफेज जब आया तो ये सारे के सारे क्रोमोसोम यानी कि क्रोमेटिड अलग होने लगे, ठीक है। अलग होने लगे कि एक ऊपर जाने लगा, एक नीचे जाने लगा, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में तुम लोग देख रहे हो। तो ये क्या होगा, जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर जाते जाएगा ये, ठीक है, जितने भी क्रोमेटिड है जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये डुप्लीकेट कर जाएगा। क्रोमेटिड क्या होता है कि डुप्लीकेट कर जाएगा, और डुप्लीकेट करके क्रोमेटिड डुप्लीकेट करके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। जैसे कि अभी जा रहा है एक क्रोमेटिड ऊपर में जा रहा है ना, तो यही सेम क्रोमेटिड एक और यहाँ पे ऊपर जब जाएगा तो यहाँ पर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या होगा, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन यही होता है कि देखो जा तो रहा है भाई एक पेयर, ठीक है, ऊपर में तो जा रहा है एक पेयर, यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में भी समय दिखाया है कि एक पेयर ही जाता है, लेकिन जब ऊपर जब चला जाता है तो वहां पर जाकर के क्या होता है, ये फिर पेयरिंग कर लेता है, ठीक है। और पेयरिंग करके क्या होता है, जैसे कि ये भी एक क्रोमेटिड है ना, तो यहाँ पे ऊपर जब चल जाएगा, पहुंच जाएगा, तो दो क्रोमेटिड का यहाँ पे फॉर्मेशन कर लेगा और क्रोमोसोम फिर से बन जाएगा, ठीक है। वो चीज कह रहा है यहाँ पे कि जो दो डाउटर क्रोमेटिड थे, उस जैसे हम लोग कह रहे थे का क्रोमोसोम ऑफ फ्यूचर डाउटर न्यूक्लियाई, वो वही डाउटर क्रोमेटिड, ये डाउटर क्रोमेटिड है ना, जैसे कि देखो एक ये पहले ये क्या था, क्रोमोसोम था ये दोनों आपस में, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, दोनों अलग अलग हो गया, एक क्रोमेटिड ऊपर तो एक क्रोमेटिड नीचे, इसको लोग सिस्टर क्रोमेटिड पहले बोल रहे थे, यानी जब साथ में था तो सिस्टर क्रोमेटिड, जब अलग अलग हो गया तो एक डाउटर क्रोमेटिड, क्योंकि एक ये बन जाएगा अलग सेल, नीचे वाला बन जाएगा अलग सेल, तो क्या हो गया, जो ऊपर वाला ये जो है क्रोमेटिड और नीचे वाला क्रोमेटिड दोनों आपस में क्या हो गया, डाउटर क्रोमेटिड हो गया। किसके लिए, तो डाउटर सेल्स के लिए क्या बन गया, ये डाउटर क्रोमेटिड बन गया। अब देखो आगे का लाइन क्या कहता है, जो दो डाउटर क्रोमेटिड है जिसको हमने क्या कहा, क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डाउटर न्यूक्लियाई, वही क्या है, ये डाउटर न्यूक्लियाई है ना, यही फ्यूचर क्रोमोसोम है। फ्यूचर क्रोमोसोम है किसका, तो डाउटर न्यूक्लियाई का। डाउटर न्यूक्लियाई के अंदर फ्यूचर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन यही करेगा, यानी कि क्या होगा, इसका ये क्रोमेटिड का डुप्लीकेशन हो जाएगा। ये अभी क्रोमेटिड है, जब ये ऊपर चला जाएगा ना तो जाकर के फिर से क्या होगा, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेगा, समझे। बिकॉज देयर माइग्रेशन टुवर्ड्स द टू अपोजिट पोल, और इन लोग का जो माइग्रेशन है वो दोनों अपोजिट पोल के पास चला जाएगा अलोंग द पाथ ऑफ देयर क्रोमोसोमल फाइबर। क्रोमोसोमल फाइबर के साथ साथ, क्रोमोसोमल फाइबर मतलब वो स्पिंडल फाइबर यही है, यही फाइबर के साथ साथ क्या होगा, यही फाइबर क्या करेगा, इसको सबको खींच लेगा, कहां पे, तो अपने पोल्स के तरफ, ऊपर वाला ऊपर के पोल्स की तरफ, नीचे वाला नीचे के पोल्स की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट, द रिमेन कनेक्टेड टू ईच अदर बाय इंटरजोनल फाइबर, ये फिर भी कनेक्ट रहेगा किससे, तो इंटरजोनल फाइबर से कनेक्ट रहेगा, ठीक है। इंटरजोनल फाइबर यानी कि समझो स्पिंडल फाइबर के, स्पिंडल फाइबर ही समझो उसको भी, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट फ्रॉम क्रोमोसोम, जो सिस्टर क्रोमेटिड थे वो सेपरेट हो जाएंगे किससे, क्रोमोसोम से, एंड मूव्स टू अपोजिट पोल, और वो मूव कर जाएगा अपोजिट पोल में, इन सच अ वे, कुछ इस तरीके से, दैट द काइनेटोकोर विल फेस पोल, फेसेस पोल एंड द रिमेन विल बिहाइंड। अच्छा अब देखो ये जो क्रोमोसोम में जो क्रोमेटिड थे वो खिंचा तो रहा है ऊपर में, जैसे देखो
यहाँ पे खिंचाएगा कुछ इस प्रकार से कि जो काइनेटोकोर है ना, ये पोल की तरफ रहेगा इसका मुंह। काइनेटोकोर देखो, इस सब जितना काइनेटोकोर है, सब काइनेटोकोर का जो फेस है वो सब रहेगा पोल्स की तरफ मुंह रहेगा, ठीक है। लेकिन बाकी जो रिमेनिंग बचा हुआ है, बाकी जो रिमेनिंग ये जो क्रोमेटिड है, ठीक है, ये क्रोमेटिड कहाँ रहेगा, पोल से दूर रहेगा। वही लिखा है कि जो इस तरह से खिंचाएगा कि काइनेटोकोर विल फेस पोल, काइनेटोकोर है जो फेस करेगा पोल की तरफ, एंड विल रिमेन बिहाइंड, और बाकी जो बचा वो पोल्स के अपोजिट साइड रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसको भी हाईलाइट कर लो क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। काइनेटोकोर विल फेस पोल एंड विल रिमेन बिहाइंड, बाकी जो बचा उसके पीछे। अच्छा, अब तुम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ कर सकते हो कि यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होगा कि सर ये पोल तो ये भी है, पोल तो ये भी है, ठीक है, दोनों तो पोल ही है आखिर। एक मिनट रुक जा। पोल तो ये भी है, पोल तो ये भी है, ठीक है। तो काइनेटोकोर के लिए हम कह रहे हैं, इस काइनेटोकोर के लिए पोल ये हो गया, तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये पोल की तरफ ये वाला रहेगा, ये जो बाकी जो रिमेनिंग बच गया पार्ट क्रोमेटिड ये इस पोल की तरफ है, नहीं। देखो ये जो क्रोमेटिड है ना, वो जिस तरफ खिंचा रहा है उसके लिए वही पोल होगा, ठीक है। जैसे कि ये क्रोमेटिड इधर जा रहा है तो इस क्रोमेटिड के लिए पोल यही है, ना कि इस क्रोमेटिड के लिए पोल ये है, ये पोल हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। इस क्रोमेटिड के लिए ये पोल जरूर है, ठीक है, लेकिन इस क्रोमेटिड के लिए पोल यही है। तो इसी अनुसार पे, इसी बेसिस पे हमने क्या कहा कि जो क्या बोलते हैं, ये काइनेटोकोर है वो किधर है, तो पोल की तरफ है, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ पार्ट यानी क्रोमेटिड वो पोल से दूर है, यानी पोल से उल्टा साइड में है, ठीक है। ये था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट नहीं, इधर और में लाइन था ना, हाँ हाँ, और क्या था फिर, द मूवमेंट ऑफ अ क्रोमेटिड इज फैसिलिटेटेड बाय a combination of a kinetochore movement along the spindle microtubule। अब जो देखो, अब जो मूवमेंट होता है क्रोमेटिड का वो किसके द्वारा होगा, कॉम्बिनेशन बाय ऑफ काइनेटोकोर मूवमेंट, काइनेटोकोर भी मूव करता है किसके साथ साथ, तो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल के साथ साथ काइनेटोकोर का भी मूवमेंट होते चला जाता है, ठीक है। तो उससे जैसे देखो स्पिंडल फाइबर किससे जुड़ा था, काइनेटोकोर से जुड़ा था, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से जुड़ा था। अब यहाँ पर काइनेटोकोर मूव कर रहा है, स्पिंडल फाइबर पहले मूव किया, काइनेटोकोर भी मूव किया, काइनेटोकोर मूव किया तो क्रोमेटिड भी मूव किया, तो साथ में सब क्या हो गया, खिंचाते चला गया। वही चीज यहाँ पे लिखा है, द मूवमेंट ऑफ ए क्रोमेटिड इज फैसिलिटेटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ए काइनेटोकोर मूवमेंट अलोंग विद स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ वन क्रोमेटिड टू अपोजिट। अब देखो, अब यहाँ पे कह रहा है कि एक क्रोमेटिड जब मूव करता है ना पोल्स की तरफ, उसमें 30 एटीपी का खर्चा आता है, 30 एटीपी क्या होते हैं, यूज होते हैं तुम्हारे। चलो ये हो गया तुम्हारे, देखो क्रोमोसोमल फाइबर, इसी को बोल रहे थे ना, देखो क्रोमोसोमल फाइबर बोलो, स्पिंडल फाइबर बोलो, इंट्रासोनल फाइबर बोलो, एक ही चीज है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डाउटर क्रोमोसोम, ठीक है। अब यही देखो, इसी को बोल दिया कि यहाँ पे डाउटर क्रोमोसोम बोल रहा है जबकि ये क्रोमेटिड है। क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा जैसे, उसी तरह से फिर ये क्रोमेटिड वापस से फिर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन बन जाएगा। क्रोमेटिड क्या करेगा, डुप्लीकेट कर जाता है। अब कैसे करता है इसका मैकेनिज्म तुमको नहीं पढ़ना है यहाँ पर, ये सब हायर स्टडीज है, ठीक है। फिलहाल इतना जानो, यही क्रोमेटिड डुप्लीकेट कर जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर चलते जाएगा क्रोमेटिड डुप्लीकेट करते जाएगा, और जो क्रोमेटिड था वो डॉटर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन बन जाएगा, ठीक है। और देखो, अच्छा सॉरी, देखो ये इंटरजोनल फाइबर इसको बोलते हैं, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर देखो इंटरजोनल फाइबर इसको नहीं बोलते। स्पिंडल फाइबर और क्रोमोसोमल फाइबर ये दोनों सेम है, लेकिन इंटरजोनल फाइबर अलग है। इंटरजोनल फाइबर मतलब कि दो क्रोमेटिड के बीच का जो फाइबर होता है ना, उसको बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर। ये देखो, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कि ये क्रोमोसोम है, एक क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है, इसको जब खींचोगे तो आपस में भी कुछ जुड़ा होता है ना, ये आपस में जुड़ा होता है कुछ फाइबर से, तो ये फाइबर इसको भी क्या करते हैं, खींच रहे होते हैं आपस में। एक स्पिंडल फाइबर तो खींच रहा है किस साइड, इस साइड। अब ये जो बीच में जो इंटरजोनल फाइबर है, ये इस क्रोमेटिड को खींचेगा अंदर की तरफ, इस क्रोमेटिड को खींचेगा इस अंदर की तरफ, मतलब इस क्रोमेटिड को खींचेगा इधर और इस क्रोमेटिड को खींचेगा इधर की तरफ। और जो स्पिंडल फाइबर है वो खींच रहा है अपने तरफ, ये स्पिंडल फाइबर खींच रहा है अपने तरफ, ठीक है। तो सब में क्या आ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है। अगर स्पिंडल फाइबर यहाँ पर ही, इंटरजोनल फाइबर जब ब्रेक होता है ना, अच्छे से जब ब्रेक हो जाएगा तब जाकर के फिर स्पिंडल फाइबर का जो स्ट्रेन है वो कम जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर को थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है, तभी तो 30 एटीपी का यूज हो रहा है। देख रहे हो 30 एटीपी सही यूज नहीं हो रहा है, 30 एटीपी इसलिए हो रहा है क्योंकि स्पिंडल फाइबर क्या करता है, काफी जोड़ लगाता है, मेहनत लगाता है तोड़ने में। इंटरजोनल फाइबर से दोनों क्रोमेटिड यानी कि क्रोमोसोम क्रोमेटिड जुड़ा होता है, ठीक है। जब तक ये इंटरजोनल फाइबर टूटेगा नहीं तब तक वो अपोजिट पोल पे जाएगा नहीं। इंटरजोनल फाइबर एक बार टूट गया खींचते खींचते तो टूट जाएगा, और टूटने में 30 एटीपी का यूज होता है, ठीक है। और जब टूट गया तो फिर आराम से चला जाएगा स्पिंडल फाइबर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इंटरजोनल फाइबर। इंटरजोनल फाइबर ध्यान देना, मेरा मिस्टेक था कि क्रोमोसोमल फाइबर क्या है और जो स्पिंडल फाइबर है वो दोनों सेम होता है। इंटरजोनल फाइबर ये जो
दो क्रोमेटिड के बीच के फाइबर को बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर, ठीक है। और कंटिन्यूअस फाइबर, जो कि दो कंटिन्यूअस फाइबर किसे बोलते हैं, दो सेंट्रोजोम के बीच में, एक सेंट्रोजोम, दोनों सेंट्रोजोम जुड़ा होता है एक फाइबर से, उसको बोलते हैं क्या, कंटिन्यूअस फाइबर, ठीक है। ये हो गया। अब ध्यान देना समझिए, बहुत सारा फाइबर आ गया, कंटिन्यूअस फाइबर, इंटरजोनल फाइबर, क्रोमोसोमल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, ये सब फाइबर को ध्यान देना क्या क्या होता है। चलो नेक्स्ट, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी इज protein degradation machinery necessary for proper mitosis of animal cell. If APC is defective in human cell, which of the following is expected to occur? नीट 2017 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो एनाफेज प्रोमेटिंग कॉम्प्लेक्स, एनाफेज प्रोमेटिंग कॉम्प्लेक्स एक प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी है, नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल। एपीसी से क्या होता है, प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है, ठीक है, और ये नेसेसरी है प्रॉपर माइटोसिस होने के लिए एनिमल सेल में। अगर एपीसी में डिफेक्टिव हो जाए ह्यूमन सेल के अंदर, तो कौन सा क्या हो सकता है, क्रोमोसोम विल नॉट कंडेंस, क्रोमोसोम विल नॉट फ्रेगमेंटेड, क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट, और रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम आर्म्स बिला कर। देखो ना, सबसे पहली बात, तुम लोग इसके बारे में पढ़े नहीं हो, सुने नहीं हो, तो तुम लोग यहाँ पे ध्यान दो। बात किसका कर रहा है, तो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। तो इसमें तुम लोग सिंपल सा सोचो कि एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स को छोड़ो, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो नाम है वो किस में आएगा, एनाफेज में आएगा। एनाफेज में होता क्या है भाई, तो क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। क्या होता है, क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। तो इसका आंसर भी सेपरेशन से ही रिलेटेड होगा ना, आंसर भी जो होगा सेपरेशन से ही रिलेटेड होगा। तो एपी से डिफेक्ट हो गया, यानी कि एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स डिफेक्टिव हो गया ह्यूमंस में, तो क्या होगा, सेपरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो क्रोमोसोम विल नॉट कंडेंस नहीं होगा, क्रोमोसोम विल बी फ्रेगमेंटेड नहीं होगा, क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट, क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं कर पाएगा, यही तो आंसर होना चाहिए। रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम आर्म्स विल नॉट विल अकर, ये भी नहीं होगा, आंसर क्या जाना चाहिए, सी जाना चाहिए। और देखो सी है भी, तो बिना पढ़े आंसर दे दिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बस सोचना था, सोचोगे तो आंसर आ जाएगा। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एनाफेज नाम आ रहा है, एनाफेज में होता क्या है, तो क्रोमोसोम सेग्रीगेट करता है, क्रोमोसोम मतलब जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेपरेट करता है, तो सेपरेशन नहीं होगा एपीसी अगर डिफेक्टिव हो जाएगा तो। बस चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टेलोफेज पे, ठीक है, जो कि लास्ट फेज होता है एम फेज का। देखो तो इसमें क्या होता है, टेलोफेज इज द फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का सबसे लास्ट स्टेप, सबसे फाइनल स्टेप क्या होता है, टेलोफेज। एट द बिगिनिंग ऑफ द टेलोफेज, टेलोफेज को शुरुआत में क्या होता है, दैट क्रोमोसोम दैट हैव reached their respective pole decondense and their loss their individuality। जो भी क्रोमोसोम थे, देखो अब क्रोमोसोम बात कर रहा है, क्रोमेटिड बात नहीं कर रहा है, जबकि सेपरेट हुआ था क्रोमेटिड, मैंने पहले ही बोला था, इसलिए क्रोमेटिड सेपरेट होता है लेकिन वो डुप्लीकेट कर जाता है, डुप्लीकेट करके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेता है, तो इसलिए यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखती है क्रोमोसोम एट द बिगिनिंग ऑफ टेलोफेज, जब टेलोफेज से शुरुआत होता है तो क्रोमोसोम हैव रीच्ड द रिस्पेक्टिव पोल्स, क्रोमोसोम अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे पहुंच जाते हैं, और डिकंडेंस होना शुरू हो जाता है, वो अपने पोल्स पे पहुंच गया, क्रोमोसोम अपने जगह पहुंच गया, वो क्या हुआ था, प्रोफेज में कंडेंस हुआ था क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर का फॉर्मेशन हुआ, क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर के क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हुआ था प्रोफेज में। लेकिन टेलोफेज में उल्टा होगा, क्रोमोसोम फिर से क्या होगा, डिकंडेंस करना शुरू होगा और क्रोमेटिन फाइबर का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। वही लिखा है, लॉस देयर इंडिविजुअलिटी, क्रोमोसोम अपना इंडिविजुअलिटी को खो देगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन, जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। एंड द क्रोमेटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट इन मास इन द टू पोल, क्रोमेटिन मटेरियल देखने को मिलेगा दोनों पोल्स पे हम लोग को, क्योंकि वहां पे क्रोमोसोम था तो क्या करना शुरू हो गया, डिकंडेंस करना शुरू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी लॉस्ट एज इट डिस्क्रीट एलिमेंट, वही सेम चीज लिखा है, क्रोमोसोम क्लस्टर, जब क्रोमोसोम पहुंच जाएगा अपोजिट पोल पे तो अपना आइडेंटिटी को लॉस्ट कर देगा, क्योंकि क्रोमोसोम क्या हो गया, डिकंडेंस करना शुरू हो गया। द न्यूक्लियर इन्वेलप असेंबल अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर। अब देखो, अब जो क्रोमोसोम का जो क्लस्टर बना, क्रोमोसोम जो डिकंडेंस किया, यानी कि जो क्रोमैटिन फाइबर का जो फॉर्मेशन हुआ, उसके किनारे किनारे न्यूक्लियर इन्वेलप का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। वही लिखा है, न्यूक्लियर इन्वेलप असेंबल, न्यूक्लियर इन्वेलप बनना शुरू हो जाएगा क्रोमोसोम के क्लस्टर के किनारे किनारे। मतलब जैसे देखो क्रोमोसोम का क्लस्टर है यहाँ पे, ठीक है, इसके किनारे किनारे क्या हो गया, न्यूक्लियर इन्वेलप का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। नेक्स्ट, न्यूक्लियोलस फिर से बन जाएगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स फिर से बन जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोफेज में ये सब खत्म हुआ था, प्रोफेज में डिसअपियर हुआ था, वो फिर से रीअपियर कर जाएगा, यानी कि रीफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूक्लियर डिवीजन
corresponding to separation of a daughter क्रोमोसोम इज कैरियोकाइनेसिस। अब देखो न्यूक्लियर डिवीजन तो कंप्लीट हुआ, न्यूक्लियर का डिवीजन तो हो गया, अब इसके बाद क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म है उसका उसका क्या होगा, डिवीजन होगा। ठीक है, अब जो न्यूक्लियर का डिवीजन हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन में क्या हुआ, हमारा सेपरेशन हुआ किसका, तो डॉटर क्रोमोसोम का, जिसे हमने क्या नाम दिया, कैरियोकाइनेसिस। डॉटर क्रोमोसोम बन गया, एक क्रोमोसोम से डॉटर क्रोमोसोम, दो डॉटर क्रोमोसोम, यानी कि एक न्यूक्लियर से दो डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोल दिया कि क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस का स्टेप कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्योंकि हमने एम फेज को भी बांटा था दो फेज में, एक था कैरियोकाइनेसिस, एक था साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में जो चार फेज थे कौन कौन से, प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, सॉरी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया एक ऊपर में न्यूक्लियस का फॉर्मेशन, एक नीचे में न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। नीचे में सेंट्रियोल आ गया, यहाँ पर सेंट्रियोल यानी कि सॉरी सेंट्रोसोम बोल सकते हो। ठीक है, फिर इंडोप्लाज्मिक गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारा दोनों में आ जाएगा, दोनों में बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो भी सब डुप्लीकेट कर गया था, ऑर्गेनल्स में पहले डुप्लीकेट हुए थे, उसके बाद डिसअपियर हुए थे, और वो वही रीअपियर कर जाएंगे। ठीक है, और आधा आधा बढ़ जाएंगे दोनों में। ये हो गया एस्ट्रल रे, ये डिसअपियर हो जाएगा। स्पिंडल ये भी डिसअपियर कर रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे अपीयर होगा, न्यूक्लियोलस अपीयर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, तो नेक्स्ट इसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। अब साइटोकाइनेसिस भी दो तरीके से होता है, कैसे होता है हम लोग आगे देखने वाले हैं, इसी लेक्चर में ही देखेंगे, बट थोड़ा देर में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उससे पहले हम लोग देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, देखो माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉइड सेल ओनली। माइटोसिस है और जो इक्वेशनल डिवीजन है ये रिस्ट्रिक्टेड है कहाँ पे, डिप्लॉइड सेल पे। डिप्लॉइड यानी कि 2n। ठीक है, 2n वाले प्लॉइडी सेल पे सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है। हाउएवर, हालांकि इन सम लोअर प्लांट्स, कुछ लोअर प्लांट्स एंड इन सम सोशल इंसेक्ट, कुछ लोअर प्लांट्स में, ठीक है, कुछ लोअर प्लांट्स में और कुछ सोशल इंसेक्ट में हैप्लॉइड सेल आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि माइटोसिस जो होगा वो 2n में भी होता है और n में भी, यानी कि हैप्लॉइड सेल हो या डिप्लॉइड सेल हो, माइटोसिस दोनों में होता है। वही चीज लिखा है यहाँ पे, अगर इसको सिंपल भाषा में समझोगे ना तो वही चीज लिखा है। ऊपर में पहले देखो एनसीईआरटी क्या लाइन लिखती है, पहले लिखती है कि रिस्ट्रिक्टेड है कहाँ, डिप्लॉइड सेल ओनली में, लेकिन नीचे लिखती है कि कुछ लोअर प्लांट्स और सोशल इंसेक्ट में, इंसेक्ट जो कि हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड सेल में भी उनमें माइटोसिस होता है। तो भाई इसका मतलब यही ना हुआ कि हाँ डिप्लॉइड में भी होता है माइटोसिस और हैप्लॉइड में भी माइटोसिस होता है, लेकिन मियोसिस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड में होता है, हैप्लॉइड में कभी नहीं होता है मियोसिस। ठीक है, ये मियोसिस का बात कर रहे हैं, माइटोसिस का बात नहीं कर रहे हैं। माइटोसिस में, माइटोसिस मतलब डिप्लॉइड में भी होगा, हैप्लॉइड में भी होगा। ठीक है, हैप्लॉइड में कहाँ कहाँ होगा, तो हैप्लॉइड में तुम्हारा लोअर प्लांट्स में और कुछ सोशल इंसेक्ट में होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, और डिप्लॉइड कर बात करें तो ह्यूमंस में हमारे सोमैटिक सेल्स में, सोमैटिक सेल्स जितने भी उसमें वो सब क्या है, डिप्लॉइड ही तो है, और वहां पर क्या होता है, माइटोसिस होता है, मियोसिस तो होता नहीं है। ठीक है, उसके बाद माइटोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल। माइटोसिस से क्या मिलता है हमें, प्रोडक्शन होगा डिप्लॉइड डॉटर सेल का विद आइडेंटिकल जेनेटिक कंप्लीमेंट यूजुअली। देखो माइटोसिस जहां पर भी हो, अगर डिप्लॉइड सेल्स में हुआ है तो दो डिप्लॉइड डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा, और उसमें जो जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट होंगे, जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो सब आइडेंटिकल रह जाएंगे। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। अब जो ग्रोथ होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का वो भी माइटोसिस के दौरान ही होता है। अब उसका ग्रोथ बोल लो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, या फिर रिप्रोडक्शन बोल लो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, वो सारे कैसे होते हैं, तो माइटोसिस के दौरान ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट माइटोटिक डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो माइटोटिक डिवीजन होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, कहां पे भाई, तो एपिकल एंड द लैटरल कैम्बियम रिजल्ट इन द कंटीन्यूअस ग्रोथ ऑफ प्लांट थ्रू आउट देयर लाइफ। उसमें पूरे लाइफ में चलते रहता है, कहां कहां, तो एपिकल और लैटरल कैम्बियम में, प्लांट के एपिकल और लैटरल कैम्बियम में वहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और वहां पे माइटोसिस डिवीजन चलता है, तो इसीलिए वहां पर कंटीन्यूअस ग्रोथ होते रहते हैं प्लांट में थ्रू आउट पूरे लाइफ में। प्लांट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जहां पर उसमें कंटिन्यूअस होते रहता है, कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है पूरे लाइफ में, लेकिन एनिमल्स में कंटिन्यूअस ग्रोथ नहीं होता है पूरे लाइफ में। ठीक है, लेकिन प्लांट्स में पूरे लाइफ में, वही लिखा है, कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है कहाँ, तो प्लांट्स में, और डिसकंटिन्यूअस ग्रोथ कहाँ होता है, तो एनिमल्स में होता है। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान देना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ए माइटोसिस इज सेल रिपेयर। देखो सबसे जरूरी काम क्या है, जो माइटोसिस का रोल क्या है, वो सेल रिपेयरिंग का। ठीक है, कहीं भी सेल डैमेज हुआ, हमारा सोमैटिक सेल डैमेज हुआ, हाथ कट गया, पैर कट गया, अंदर में कोई डिजीज हो गया, या कुछ बाउंड्स आ गए, ठीक है,
तो ये सब में बाउंस वगैरह कुछ भी चीज हो गया, इंटरनल कट लग गया हमारे बॉडी में कहीं पर, तो उसको वापस करने के लिए वहां पर का जो सेल हटा है, ठीक है, जो सेल वहां पर डिस्ट्रॉय हुआ है, उस सेल को फिर से वापस लाने के लिए क्या होगा, कौन सा डिवीजन होगा वहां पे, तो माइटोसिस होगा। ठीक है, तो वही लिखा है, वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। सबसे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन क्या है माइटोसिस का, तो सेल रिपेयरिंग का है। ठीक है, द सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, अपर लेयर एपिडर्मिस का, सेल ऑफ द लिनिंग ऑफ द गट, गट के लिनिंग का, एंड द ब्लड सेल्स आर बिगन कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड, वो कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते ही जाता है। जैसे कि आरबीसी का बात करते हैं तो 120 दिन जीता है, फिर मर जाता है, फिर डेथ हो जाता है आरबीसी का, तो वो भी क्या होता है, वहां पर भी लगातार माइटोसिस चल ही रहा है, माइटोसिस से वो क्या करता है, डिवीजन करता है 120 दिन बाद फिर से, और फिर से नया सेल नया सेल वहां पर बनता चला जाता है। ठीक है, माइटोसिस एंड रीस्टोरेशन ऑफ ए न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। अब देखो माइटोसिस और रीस्टोरेशन ऑफ ए न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कैसे होता है, यानी कि माइटोसिस एंड रीस्टोरेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कैसे आएगा। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो मतलब कि क्या है, कि जैसे सेल इतना बड़ा है, ठीक है, और उसमें जो न्यूक्लियस है वो इतना छोटा है, तो ये पूरे सेल पे तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा ना भाई। ठीक है, और वही अगर सेल देखो इतना छोटा है और न्यूक्लियस भी इतना बड़ा है, तो आराम से पूरे सेल पे कंट्रोल हो जाएगा। उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं अब यहाँ पर। ठीक है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो में सेल ग्रोथ रिजल्ट इन द डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। अब देखो क्या होता है कि हालांकि पहले जैसे डॉटर सेल है, ठीक है, सेल छोटा है अभी, उसमें क्या आएगा, जो न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है, ठीक है, तो ये पूरे सेल पे न्यूक्लियस का रोल अच्छे से होगा, मतलब पूरे अच्छे से कंट्रोल होगा। ठीक है, इस सेल पे न्यूक्लियस का पूरे अच्छे से कंट्रोल होगा। ठीक है, लेकिन वही सेल क्या होगा, धीरे धीरे ग्रोथ करते जाएगा, तो साइटोप्लाज्म का नंबर बढ़ते चला जाएगा, न्यूक्लियस तो उतना ही का उतना ही रह जाएगा। तो देखो ना, न्यूक्लियस हो गया छोटा, साइटोप्लाज्म ज्यादा हो गया, यानी सेल का जो साइज था वो बड़ा हो गया, तो अब अच्छा रोल नहीं हो पाएगा, मतलब अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगा इस सेल को। ठीक है, वो जो न्यूक्लियस था उस सेल को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सेल का साइज बड़ा हो गया कंटिन्यूअस ग्रोथ के कारण। तो अब उस पर कंट्रोल नहीं है अच्छे से न्यूक्लियस का, तो उसका कंट्रोल को अच्छा करने के लिए, सेल पर कंट्रोल अच्छा करने के लिए सेल क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा। समझे, क्या हो जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। बड़ा सेल हो गया है, न्यूक्लियस छोटा है, तो डिवाइड करेगा, तो उसमें न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, हाँ, तो उसमें क्रोमोसोम भी डिवाइड हो जाएगा, फिर सेल हो जाएगा छोटा, न्यूक्लियस भी हो जाएगा, फिर न्यूक्लियस फिर अच्छे से उस पर क्या करेगा, कंट्रोल कर सकता है। वही चीज लिखा है, सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। जो रेशियो है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का, जैसे देखो यहाँ पर अच्छा से कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियस है ये, साइटोप्लाज्म, दोनों का जो रेशियो है वो अभी अच्छा है, लेकिन वही जब न्यूक्लियस इतना छोटा है और सेल जब इतना बड़ा हो जाएगा, तो अच्छे से जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो है वो क्या हो जाएगा, कम जाएगा, अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इफ देयर फोर बिकम इसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड, माइटोसिस टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। देखो एक और रीजन क्या है यहाँ पे सेल को डिवाइड करना, कि न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करने के लिए भी सेल क्या करता है, डिवाइड करता है। मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल आर टिपिकली स्मॉलर। मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल क्या होते हैं, जो मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव सेल है वो सब क्या होगा, स्मॉलर होगा, ड्यू टू हाई न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो एंड हाई सरफेस वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, तुम लोग देखे होगे जितना भी अभी जो एग्जांपल देखा, क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वगैरह का, जो कि कहा था, तो सूट एपिकल मेरिस्टम में था, ये सब में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था उसका अगर सेल्स देखोगे ना, काफी छोटा होता है। सेल जितना छोटा, ठीक है, वो जो उतना मेटाबॉलिकली एक्टिव। ठीक है, अच्छा, और मेटाबॉलिकली एक्टिव क्यों, क्योंकि उसमें जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो उतना ज्यादा है और सरफेस वॉल्यूम रेशियो भी ज्यादा है। ठीक है, सेल का साइज जितना छोटा, साइज जितना छोटा, स्मॉल जितना स्मॉल, ठीक है, उतना न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ज्यादा और सरफेस वॉल्यूम का रेशियो भी ज्यादा। समझे। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द सेल टू द साइज ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। देखो जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है उसका मतलब क्या हुआ, कि न्यूक्लियस का साइज बाई साइटोप्लाज्म का साइज। ठीक है, अब देखो कैसे इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से, थोड़ा सा देखो, ये न्यूक्लियस है, ये नहीं दिख रहा होगा, रेड से चलो लिखते हैं यहाँ पे, वो दिखेगा, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियस का रेशियो बाय साइटोप्लाज्म का रेशियो। तो देखो क्या होता है कि पहले क्या है कि न्यूक्लियस का भी साइज बड़ा है और सेल का साइज छोटा है। ठीक है, मतलब सेल का भी साइज बड़ा है, दोनों का साइज बड़ा है, तो बड़ा ही लिखते हैं ना, चलो छोटा नहीं कर दे। साइटोप्लाज्म का साइज ज्यादा है, तो क्या करेगा, अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि न्यूक्लियस का साइज होता है छोटा और सेल का हो जाता है साइज छोटा, बड़ा। ठीक है, साइटोप्लाज्म का साइज और बढ़ जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस का साइज
जो न्यूक्लियस का जो साइज है मतलब न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो जो है वो कम जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस का जो साइज है वो कम जाता है, लेकिन साइटोप्लाज्म का नंबर क्या होता है, बढ़ जाता है एकदम ज्यादा से। तो जब बढ़ जाएगा तो ओवरऑल जो रेशियो आएगा क्या हो जाएगा, स्मॉल आएगा ना, ठीक है, क्योंकि देखो ना तुम न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर ऊपर में होता है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है तो ऑटोमेटिक जो वैल्यू होगा वो छोटा हो जाता है, लेकिन वही जब क्या होता है, डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा और डिनोमिनेटर जब बड़ा रहेगा तो जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, बिग आएगा, बड़ा आएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जब न्यूक्लियस का जो सेल का जो न्यूक्लियस है उसका साइज ज्यादा होगा, ठीक है, और साइटोप्लाज्म जो है सेल का उसका साइज अगर कम रहेगा या फिर थोड़ा बराबर रहेगा, बराबर रहे या फिर कम रहे, तब तक क्या करेगा, न्यूक्लियस का अच्छे से कंट्रोल रहेगा पूरे सेल पे। लेकिन जब न्यूक्लियस का ही साइज छोटा हो जाए, साइटोप्लाज्म का नंबर जब ज्यादा इंक्रीज हो जाए, तो फिर उसका अच्छे से सेल पे कंट्रोल नहीं रहेगा, ठीक है। और जो सेल पे अच्छे से कंट्रोल नहीं रहेगा तो क्या सेल फिर काम कर पाएगा, वो सेल अच्छे से वर्क कर पाएगा, सेल तो फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। तो डिस्ट्रॉय होने से बचने के लिए वो सेल क्या कर लेता है, खुद को डिवाइड कर लेता है कि भाई अब चलो हम सबसे अच्छा काम है डिवाइड कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, सेल भी बचा रहेगा, सेल डिस्ट्रॉय नहीं होगा, और जो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो भी मेंटेन रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इंडिकेट द मैच्योरिटी ऑफ ए सेल। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो से हम लोग सेल के मैच्योरिटी को भी पता कर सकते हैं कि देखो जितना न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो अगर देखते हैं, न्यूक्लियस का साइज बाय साइटोप्लाज्म अगर कम है, यानी कि समझेंगे वो सेल बहुत ज्यादा मैच्योर है, ठीक है। मैच्योर तो है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है सही से, सेल बढ़िया नहीं है, मैच्योर है बट काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भाई उसमें न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं कर पा रहा है पूरे सेल पे ना, इसीलिए। नेक्स्ट, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो अलाउ न्यूक्लियस टू हैव बेटर कंट्रोल ऑन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो से हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि कौन सा सेल अच्छे से काम कर रहा है, कौन सा अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अगर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो अगर अच्छा है, ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है, तो समझेंगे कि जो न्यूक्लियस का कंट्रोल पूरे सेल पे काफी ज्यादा है, काफी अच्छे से वो सेल वर्क कर रहा है, ठीक है, उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी फास्ट है, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल है, ठीक है। इस सब लोग ये चीज पता कर सकते हैं। तो ये था हमारा सिग्निफिकेंस था, और भी लगता है 2 पॉइंट वो भी देख लो। सेल साइज एंड वॉल्यूम लिमिट्स आर सेट मेनली बाय द फैक्टर्स सच एज न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो एंड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। सेल का साइज और वॉल्यूम हम लोग किससे डिटरमाइन करते हैं, 2 फैक्टर से, कौन कौन सा, तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो और सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो से, ठीक है। सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो अलाउ क्यूकर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो क्या बताता है, क्यूकर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, मटेरियल का क्यूकर एक्सचेंज किसके बीच में, तो सेल के बीच में और आउटसाइड एनवायरनमेंट के बीच में। जैसे कि देखो सरफेस वॉल्यूम रेशियो, अभी जैसे बड़ा सेल है, ठीक है, अब इसमें एक्सचेंज करना है बाहर से तो आराम से हो जाएगा, लेकिन वही छोटा सेल है, इसमें एक्सचेंज करना है तो आराम से नहीं होगा ना। तो सरफेस वॉल्यूम रेशियो से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा सेल अच्छा है और कौन सा सेल खराब है। वही लिखा है सरफेस वॉल्यूम रेशियो अलाउ क्यूकर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, मटेरियल का भी जल्दी से एक्सचेंज होगा बिटवीन द सेल एंड इट्स आउटसाइड इन्वायरमेंट। या फिर तुम इसे ऐसा से भी समझ सकते हो, कैसे, देखो सेल जैसे छोटा है, ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस है, ये भी छोटा है, इसका अभी कंट्रोल है ना पूरे सेल पे अच्छे से, तो न्यूक्लियस भी अच्छे से देख पाएगा ना पूरे सेल में कि भाई कौन सा चीज का कमी है हमारे सेल के अंदर और किस चीज का जरूरत है। तो क्या करेगा, न्यूक्लियस आराम से ऑर्डर दे देगा किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, भाई तुम इस चीज का कमी है, इस चीज को लो बाहर से। तो जब उसको ऑर्डर देगा तो सेल क्या करेगा, उसको बाहर से ले लेगा। लेकिन वही जब सेल का साइज बड़ा हो जाएगा, न्यूक्लियस का साइज छोटा हो जाएगा, तो न्यूक्लियस का क्या कंट्रोल रह पाएगा पूरे सेल पे, अच्छे से नहीं रह पाएगा। तो सेल में क्या चीज की कमी है, क्या चीज की कमी नहीं है, तो अच्छे से पता नहीं चल पाएगा न्यूक्लियस को, तो एक्सचेंज भी अच्छे से नहीं हो पाएगा मटेरियल का। तो तुम इसको ऐसे भी तुम रिलेट करके समझ सकते हो कि सरफेस वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल। नीट 2016 का क्वेश्चन है, कौन सा इसमें से कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है माइटोसिस के लिए, ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक, जब माइटोसिस होता है सोमैटिक सेल में, तो इसमें से कौन सा उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। स्पिंडल फाइबर बनता है भाई, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है, लेकिन साइनेप्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, साइनेप्सिस ये फॉर्मेशन नहीं होता है, ये मियोसिस में होता है साइनेप्सिस का फॉर्मेशन। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है भी आंसर डी। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो साइटोकाइनेसिस, अब बात आता है साइटोकाइनेसिस पे। हमने क्या देखा था, टेलोफेज में कैरियोकाइनेसिस तक हमने देख लिया था, कैरियोकाइनेसिस हो चुका था। अब हम बात करते हैं कि साइटोकाइनेसिस कैसे होगा। तो साइटोकाइनेसिस में होता क्या है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है 2 मेथड से,
एक होता है सेल फर्रो मेथड, एक होता है सेल प्लेट मेथड। सेल फर्रो मेथड कहाँ होगा? तो एनिमल्स में होगा। सेल प्लेट मेथड कहाँ होगा? तो प्लांट्स में होगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है जो देखो, सेल फर्रो मेथड को हम लोग बोलते हैं एनिमल साइटोकाइनेसिस भी, और सेल प्लेट मेथड को बोलते हैं प्लांट साइटोकाइनेसिस भी। ठीक है, तो देखो एक्चुअली होता क्या है इसमें। सेल एनिमल साइटोकाइनेसिस, स्पिंडल फाइबर डीजेनरेट सून आफ्टर एनाफेज। इसमें क्या होगा, स्पिंडल फाइबर जो है वो डीजेनरेट कर जाएगा जैसे ही एनाफेज खत्म होगा, उसी तुरंत बाद स्पिंडल फाइबर डीजेनरेट कर जाएगा। कहाँ पे? तो एनिमल साइटोकाइनेसिस में। और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर यूजुअली परसिस्ट ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के दौरान भी यहाँ पे स्पिंडल फाइबर प्रेजेंट रहते हैं। कहाँ पे? तो प्लांट साइटोकाइनेसिस में। ठीक है, उसके बाद न्यू सेल मेम्ब्रेन इज यूजुअली डिराइव्ड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो न्यू सेल मेम्ब्रेन है वो कहाँ से बने, डिराइव्ड होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा न्यू सेल मेम्ब्रेन किसका बात कर रहा है? न्यू सेल मेम्ब्रेन, सेल का जो मेम्ब्रेन है वो कहां से डिराइव होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है। ये चीज हमने पढ़ा था सेल वाले चैप्टर में भी, ये चीज ध्यान दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टॉपिक में। ठीक है, तो जो सेल मेम्ब्रेन बनता है कहां से? तो एंडोप्लाज्म से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है। ठीक है, इसके बाद द न्यू सेल मेम्ब्रेन इज यूजुअली डिराइव्ड फ्रॉम वेसिकल्स ऑफ गोल्जी एपेटस। अब यहाँ पर जो न्यू सेल्स मेम्ब्रेन जो बनेगा वो कहां से बनेगा? तो वेसिकल्स ऑफ गोल्जी एपेटस, गोल्जी एपेटस के वेसिकल से बनता है। प्लांट साइटोकाइनेसिस में जो न्यू सेल मेम्ब्रेन बनेगा वो गोल्जी के वेसिकल से बनेगा। एनिमल साइटोकाइनेसिस में जो सेल मेम्ब्रेन बनेगा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, साइटोकाइनेसिस अकर बाय फर्रोइंग ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस जो होता है वो मतलब एनिमल में जो साइटोकाइनेसिस होता है वो सेल फर्रो मेथड से होता है। यानी कि इसमें क्या होगा, सेल फर्रो मेथड कहने का मतलब कि जो सेल है वो सेंट्रीपिटल मतलब अंदर की तरफ एक्सटेंड करेगा, फर्रो बनाएगा, अंदर की तरफ सेल क्या होगा, एक्सटेंड करेगा। लेकिन वही जब बात करते हैं सेल प्लेट मेथड का, तो साइटोकाइनेसिस अकर मोस्टली बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। यहाँ पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जो यहाँ पर सेल प्लेट फॉर्मेशन कहने का मतलब कि जो सेल का जो डिवीजन होगा सेंट्रीफ्यूगल, मतलब अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ यहाँ पर सेल क्या करता है, डिवाइड करता है। कहाँ पे? प्लांट साइटोकाइनेसिस में। लेकिन एनिमल साइटोकाइनेसिस में सेल सेंट्रीपिटल यानी कि बाहर से अंदर की तरफ जाता है, डिवाइड करता है। ठीक है, ये था तुम्हारा साइटोकाइनेसिस के दो टाइप्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि एनिमल और प्लांट सेल में माइटोसिस का डिफरेंस क्या है। तो देखो, एनिमल माइटोसिस और प्लांट माइटोसिस, एनिमल माइटोसिस अकर एट सेवरल प्लेस। एनिमल माइटोसिस जो है वो सेवरल प्लेस पे होता है। प्लांट माइटोसिस जो है जनरली कहाँ पे होगा? मेरिस्टेमेटिक रीजन पे होता है। ठीक है, एनिमल माइटोसिस सेल ऑफन बिकम स्फेरिकल। इसमें जो सेल है वो स्फेरिकल शेप का बन जाता है। ठीक है, इसमें सेल डू नॉट चेंज शेप प्रायर टू डिवीजन। इसमें सेल का जो शेप है वो डिवीजन से पहले चेंज नहीं होता है। प्लांट माइटोसिस में सेल का जो शेप है वो डिवीजन से पहले चेंज नहीं होगा, लेकिन एनिमल माइटोसिस में सेल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल हो जाता है। ठीक है, अच्छा एनिमल माइटोसिस में जो सेल का साइटोकाइनेसिस होगा वो सेल फर्रो मेथड से होगा, इसमें सेल प्लेट मेथड से होगा। नेक्स्ट, फर्रो जो बनता है वो सेंट्रीपिटल बनता है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल बनता है, अभी देखा हमने। अच्छा, सेंट्रियोल यहाँ पे प्रेजेंट होगा और स्पिंडल इज एस्ट्रल। द स्पिंडल इज एस्ट्रल विथ वन एस्टर एट ईच पोल। यहाँ पर सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर एक एस्टर होता है दोनों पोल पे। ठीक है, और स्पिंडल होता है जो एस्ट्रल के साथ होता है। यहाँ पे सेंट्रियोल नहीं होता है और स्पिंडल इज एन एस्ट्रल। यहाँ पे स्पिंडल जो होता है वो एन एस्ट्रल होता है, एस्ट्रल नहीं होता है। कोई भी एस्टर से यहाँ पे फॉर्म नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एनिमल माइटोसिस और प्लांट माइटोसिस का डिफरेंस। तो ये था आज का हमारा माइटोसिस का टॉपिक जो कि कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना क्या समझ आया क्या समझ नहीं आया। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस अभी तक नहीं किए हो तो बेल आइकन को भी प्रेस करना, जिससे तुम्हें नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिलेगा। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं आपसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।